आईआईटी के प्रोफेसर्स पेपर बनाते हैं, अगर उन्होंने सोच लिया कि सबसे इजी टॉपिक में से भी बच्चे से क्वेश्चन नहीं होना चाहिए तो आप कुछ ना कर पाओगे। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स y के साथ वेरी कर रहा है तो ऐसा नॉर्मल होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x के साथ वेरी कर रहा होता ना तो आपको ऐसी स्लैब्स नहीं बनानी होती, ऐसी बनानी अपॉन a माइनस एक्स। इस क्वेश्चन को पिक करने का एक और रीजन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x के साथ वेरी कर रहा है तो क्या डील करना है। अब मैं आपसे पूछता है कि मैक्सिमम हाइट बताइए, तो मैक्सिमम हाइट, तो ये वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आप एनसीईआरटी में सब ऑप्टिकल फाइबर पे क्वेश्चन आ चुका है जेई में, इन सब में वो जो फिनोमिना होती है ये वाली, तो ये ऐसे जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट है 1/this, वेलोसिटी है। और कई सारे बच्चों का होगा कि सर हमें आता है, कोई बात नहीं, मैंने कहा मना किया, मैंने कहा नहीं आता तो छोड़ना मत। हेलो बच्चा बड़े, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया, मस्त, मजे में, सब चंगा से बढ़िया चल रही है तैयारी। अब तो बस 2 टॉपिक बचे हैं, 2 टॉपिक बचे हैं, लेकिन दोनों धमाल है भैया। ठीक है, दोनों के दोनों धमाल है, 2 भाई दोनों बवाल है ना। ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स दोनों हैं। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, जेई की कट ऑफ निकालनी है। ऑप्टिक्स, मॉडर्न, थर्मो, एरर और यूडी, इतना भी कर लीजिए। अभी ईएम वेव भी उनके उसमें आ चुका है तो ईएम वेव भी कर लीजिए। ऑप्टिक्स से मेरा मतलब ऑप्टिक्स वेव, ऑप्टिक्स दोनों साथ ही कर लीजिए। ये आपकी जेई की कट ऑफ तो निकाल देगा फिजिक्स में, क्योंकि इससे अच्छा खासा वेटेज आता है, प्लस कंपैरेटिवली इजी। मानता हूं इजी तो देखो कुछ भी नहीं है, मैंने कहा ना आईआईटी के प्रोफेसर्स पेपर बनाते हैं, अगर उन्होंने सोच लिया कि सबसे इजी टॉपिक में से भी बच्चे से क्वेश्चन नहीं होना चाहिए तो आप कुछ ना कर पाओगे। और मैं हमेशा कहता हूं उसे वेल लेफ्ट कीजिए, बहुत अच्छी बॉल आ रही है तो वेल लेफ्ट कीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। और आसान क्वेश्चन मिलेंगे भाई, आसान क्वेश्चन तो देंगे ही वो, 30% ईजी मिलेगा ही। हाँ, इन जनरली वो इससे आसान रखते हैं। तो थर्मो मैंने आपको पूरा बता ही दिया था, ऑप्टिक्स अब चालू हुई है, और फिर मॉडर्न। तो लास्ट के 4 लेक्चर बड़े खूंखार से हैं, मतलब ये आपका प्रिपेयर होना ही चाहिए। अब ऑप्टिक्स इन जनरली आपकी अच्छी चल रही होगी, कुछ सरप्राइजेज आ जाए तो उसकी तैयारी करते हैं अपन। जो अपना इसका मेन जो मेरा टारगेट था कि भाई इसमें एकदम से कुछ सरप्राइजेस, वैसे सरप्राइजेस इनफाइनिट है, कुछ अपनी तरफ से कुछ बात करके एक बार हो कि भाई तुक्का बैठ जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। और कई बार तुक्का बैठा भी है, बहुत बार तुक्का बैठा है। हाँ, ये होता है ना कि कई बार अनटच्ड चीजें एक्सप्लोर करते हैं हम, कि उसी कॉन्सेप्ट से क्या क्या और हो सकता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं अपन लोग, आइए शुरू करते हैं, पढ़िए क्वेश्चन। अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर, ठीक है, stand on straight line on hot day, straight road, sorry, straight line क्या, a vertical temperature in the air result in variation of refractive index with height this, where mu is the refractive index air near the road, a की वैल्यू दे रखी है, what is the actual length of road man is able to see। ठीक है, देखिए वैसे तो हम ये मानते हैं कि इनफाइनेट तक इंसान देख सकता है, इनफाइनेट तक, ठीक है। आप बोलेंगे सर इनफाइनेट तक, अरे यार आप बोलेंगे सर जैसे आप अर्थ पे ही खड़े तो इनफाइनाइट तक तो नहीं देख पा रहे, अमेरिका में क्या हो रहा है नहीं देख पा रहे, ठीक है। लेकिन एक चीज बताइए, चांद सितारे तो देख ही रहे हो। बहुत दूर से जब लाइट आती है तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी से कम आपकी आई डिटेक्ट नहीं कर पाती, हमारे कान भी डिटेक्ट नहीं कर पाते एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी। कोई बहुत दूर से बोल रहा है तो एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी चाहिए, उससे कम होगी तो नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे, तो फिर उसके लिए कुछ मशीन्स यूज़ होती है, या आप मतलब लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जैसे दूरबीन वगैरह, बाइनोकुलर, है ना। तो भाई देख लो, आप बहुत दूर दूर की चीज़ें तो देख ही रहे हो ना, स्टार्स है उनमें से कई तो गैलेक्सीज होंगी, तो उनकी इंटेंसिटी है इतनी कि यहाँ तक भी आपकी आंखों पे वो इंप्रेशन डाल सके। ठीक है, अब यहाँ क्या है, एक स्ट्रेट रोड है। अच्छा, हम अर्थ को कर्व नहीं मान रहे, स्ट्रेट रोड है अभी, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से भाई कर्व तो है अर्थ, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर से ज्यादा आप देख ही नहीं पाओगे कर्वेचर के कारण, ठीक है। अभी स्ट्रेट रोड है और हाइट दे रखी है, ठीक है। तो इसमें आपका जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो हुआ है जो आपका मिराज वाला कॉन्सेप्ट है। बेसिकली हम वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। तो वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक मिनट, एक काम करते हैं, ये नहीं, कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। हम्म, ये स्ट्रेट रोड है, लेट्स सी, ठीक है। थोड़ा बहुत चलेगा, टिल्टेड है,
ये स्ट्रेट रोड है, इस रोड पर हम बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ कोई इंसान खड़ा है, यहाँ उसकी आई है, तो कहाँ तक देख पाएगा? वैसे तो अगर हम स्ट्रेट मानेंगे तो इन्फाइनाइट तक देख पाएगा। ऐसा क्या हुआ? तो बेसिकली पहला जो मेरा टॉपिक है वो वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यहाँ जेई ने एक दो बार अभी एक्सप्लोर करना शुरू किया और आप मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा। अगेन कुछ लास्ट लेक्चर से ऐसा चल रहा है कि आप बच्चे बोल रहे हो सर एकदम से आप जेई मेंस की बातें करने लग गए। कुछ जगह देखिए, मैंने ऑनेस्टली बात करता हूँ हमेशा, पहले जो टॉपिक थे उनमें जेई मेंस ने बहुत खूंखार चीज़ें नहीं पूछी। यहाँ एक वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट आएगा, उसकी शुरुआत जेई मेंस ने पहले की थी, जे एडवांस ने बाद में की। ठीक है, बताऊंगा बताऊंगा। ठीक है, अभी वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कैसे? वाई के साथ वेरी कर रहा है, वाई के साथ ऐसे, ठीक है, ऐसे वेरी कर रहा है। और वो कह रहे हैं जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो, जो आपका मिराज और लूमिंग वगैरह इफेक्ट होता है ना, ये वो है, ये रहा। ठीक है, ऐसे ऐसे ये वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे है, वाई के साथ वेरी कर रहा है, वाई के साथ उन्होंने यही दिया है, म्यूजिकल टू म्यू नॉट। एक्स के साथ भी कर सकता है, एक्स को कैसे डील करेंगे वो भी क्वेश्चन लेके आया हूं, क्योंकि आपके मन में होगा। मान लीजिए इस पॉइंट से रे निकली, ठीक है, इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूं, ठीक है, ताकि यहीं से बात कर लेता हूं। यहां से रे ऐसे निकली, ठीक है, ये रे ऐसे निकली, थोड़ा सा बैंड हुई, ठीक है, मतलब इससे जस्ट ऊपर भी एक सरफेस होगी, यहां मैंने नॉर्मल खींचा, ये 90 डिग्री नहीं है, ऑलमोस्ट टेंस टू 90 डिग्री है। और मैं थोड़ी चीजें यहां भी एक्सप्लेन भी करूंगा। ये ऑलमोस्ट टेंस टू 90 डिग्री है, यहां मेरे को नॉर्मल ऐसे खींचना है। देखिए वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ऐसे है तो मैं इसे बहुत सारी पैरेलल स्लैब्स में डिवाइड कर रहा हूं, बहुत सारी पैरेलल स्लैब्स में डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट क्या काम आएगा पहले बता देता हूं, कॉन्सेप्ट क्या काम आएगा वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। उस कॉन्सेप्ट से बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। दो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा अभी। वन, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कॉन्सेप्ट वन, कॉन्सेप्ट वन। कॉन्सेप्ट टू भी समझाऊंगा, वो ही है, उसमें और बवाल है, बात करूंगा। अभी मान लीजिए अगर पैरेलल स्लैब है, ऐसे वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहां कोई एंगल है, मान लीजिए एन है, यहां आई एंगल पर आई, अंदर गई R1, ये R1, ये R1, ये R2, ये R2 एंड सो ऑन, ऐसे ये R3, ये R3 है ना, ये R3, R3 ऐसे, और यहां से मान लीजिए ऐसे निकल गई ये R4। अब इसमें सबसे बड़ी चीज, प्यारी चीज ये होती है कि ये R1 और ये R1 सेम है अगर पैरेलल स्लैब्स है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको आता ही होगा। तो अगर मैं स्नेस लॉ लगाऊंगा तो n sin i इज इक्वल टू n1 sin R1, इस पॉइंट पे स्नेस लॉ लगा है, यहां स्नेस लॉ लगाऊंगा तो n1 sin R1 इज इक्वल टू n2 sin R2। ऐसे करते 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 मैं लास्ट वाले पे भी लिख सकता हूं। ये कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से आपको आता होगा पैरेलल स्लैब पे रेस। ठीक है, क्योंकि ये R1 और ये R1 बराबर है, ये R2 या R2 बराबर है बाय मैथ, ये R3 बराबर है, ऐसे। तो मैं पहले स्नेस लॉ यहां लगाया, फिर यहां स्नेस लॉ लगाया, तो दोनों जगह R1 यूज हुआ, तो मैंने इक्वेट ही कर दिया। ठीक है, तो अगर वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आए, मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे वेरी कर रहा है y के साथ, ठीक है, तो मैं इसे बहुत सारी मल्टीपल पैरेलल स्लैब्स मान लूंगा। यहां से आई एंगल पे रे आई एन, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर वाई हाइट पे ये रे यहां पहुंची, क्या मैं इसका ये आर निकाल सकता हूं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन के साथ वाई के साथ वेरिएबल एन, ठीक है, इसे एन नॉट मान लेता हूं, लेट से एन नॉट मान लेता हूं, ये एन है, ठीक है, इसे भी एन नॉट कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये रहा। ठीक है, क्या होगा मुझे बताएंगे, एन नॉट साइन आई इज इक्वल टू सीधे सीधे एन साइन आर। अब ये जो एन है दैट इज फंक्शन ऑफ वाई, दैट इज फंक्शन ऑफ वाई। आई आपको गिवन है, एन नॉट आपको गिवन है, कांस्टेंट है, तो यहां से साइन आर बराबर क्या आएगा, एन नॉट साइन आई डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, ये सब कांस्टेंट है, तो ये भी कोई ना कोई फंक्शन ऑफ वाई बन जाएगा, जी ऑफ फंक्शन ऑफ वाई। मेरी बात समझ में आ रही है, आराम से बता रहा हूं। वो आपको डेटा देंगे कि 60 डिग्री पर रे आई, इनिशियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देंगे, तो एन नॉट और आई तो गिवन है। उसके बाद आपको एन एज ए फंक्शन ऑफ वाई भी दे देंगे, वो भी मैंने लिख दिया। मैंने स्नेस लॉ लगाया सीधे यहां से यहां, वही पैरेलल स्लैब वाला कॉन्सेप्ट है। अगर वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो बहुत सारी लेयर्स मान सकता हूं ना, इनफाइनाइट लेयर्स ऐसे, लेकिन है तो सब पैरेलल ही, ऐसी लेयर्स बनती जा रही है। यहां पहुंचा, जब यहां पहुंचा तो मैंने ये लिखा
साइन आर ये आया n नॉट साइन आई बाई n, n भी तो अपने आप में n, मैं n लिख देता हूं, n लिख देता हूं, n भी तो अपने आप में फंक्शन ऑफ y है, ये कांस्टेंट है, ये फंक्शन ऑफ y है, तो ओवरऑल भी तो फंक्शन ऑफ y बनेगा, कोई ना कोई y, जैसे मान लो ये दे दिए, मैं n दे दूं y स्क्वायर, मैं y स्क्वायर रखूंगा तो ये फंक्शन बन गया एक y का, ये रहा। अब इसके बाद क्या करना है, बहुत आसान है, यहां छोटा सा कैलकुलस पार्ट लगाना है आपको। जितने भी वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सवाल आएंगे सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, सारे के सारे, सारे के सारे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको मैं मानूंगा dx, इसको मानूंगा dy, इसको मानूंगा dx, इसको मानूंगा dy। ये किसके बराबर आएगा, tan r किसके बराबर आएगा, मैं कॉन्सेप्ट पूरा कवर कर रहा हूं। अब नाउ यहां लिख रहा हूं tan r, इस ट्रायंगल में tan r देखो, tan r आने वाला है आपका, इसको उठा के सामने रख दूं, dx बाई dy। अब साइन r से क्या मैं tan r निकाल सकता हूं, साइन r से tan r निकाल सकता हूं। अब बोलेंगे सर बिल्कुल, अरे साइन r क्या होता है यार, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहां फंक्शन दिया होगा, यहां निकाल लीजिए, ये x और y में आपको पाथ दे देगा, यहां से आप इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको रे का पाथ पता चल जाएगा, पाथ, पाथ ऑफ रे, और रे कह लीजिए जो भी, ठीक है, ये पाथ पता चल जाएगा ऐसे फंक्शन y और x, तो बहुत ही आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट 1 क्या है, अगर वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है ऐसे, रे आई है कोई, स्टार्टिंग आपको एंगल और स्टार्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा एक जनरल पॉइंट पे, एक जनरल पॉइंट पे, ये मैंने x, y मान लिया, इसको मैंने ओरिजिन मान लिया, ये x, y है ना, ऐसे ही मैं मानूंगा। इस पॉइंट पे मैं नॉर्मल जरूर देखूंगा, देखिए नॉर्मल बहुत ध्यान रखिएगा, यही डायग्राम मत रट के जाइएगा, ठीक है, क्यों, कॉन्सेप्ट याद करके जाइएगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स y के साथ वेरी कर रहा है तो ऐसा नॉर्मल होगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x के साथ वेरी कर रहा होता ना तो आपको ऐसी स्लैब्स नहीं बनानी होती, ऐसी बनानी होती, और वहां पे नॉर्मल ये होता, तो इससे एंगल ये आता, तो वहां मैं tan r को लिखता dy बाई डी एक्स। ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई रटने वाली बात नहीं है, आप तो डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा, नॉर्मल जरूर ड्रॉ करो, किसके साथ वेरी, किसके साथ ये वेरी कर रहा है, x के साथ या y के साथ, यहाँ y के साथ वेरी है या x के साथ वेरी है, क्या मेरी बात क्लियर है, हाँ कहना पक्का। और मैंने tan r निकाला, जो इस केस में तो dx बाई dy आया, हो सकता है किसी केस में dy बाई dx आ जाए, दैट्स ऑल, ये रहा, ठीक है। तो यहां से मैं साइन r की हेल्प से tan r यहां लिख दूंगा, सारा फंक्शन x और y में फंस जाएगा, आपको अलग अलग तरफ ले जाके इंटीग्रेट करना है, जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे आपको रे का पाथ मिल जाएगा, रे का पाथ मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा, दैट्स इट, दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 1, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आराम से आएंगे, बात करेंगे, ठीक है, अभी एट ए टाइम एक सीखते हैं। तो अभी क्या होगा, मुझे बताइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे वेरी कर रहा है, क्वेश्चन वापस देख लीजिए अच्छे से, मैं वापस कॉन्सेप्ट समझा के अब आया हूं। अब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर रहा है और y के साथ इंक्रीज कर रहा है, तो मेरी पैरेलल स्लैब्स ऐसे इनफाइनाइट, ठीक है। नॉर्मल कैसे खींचोगे ये जरूर ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप करोगे कोई गलती नहीं होती कभी। नॉर्मल मैं खींचूंगा ऐसे, ऐसे खींचूंगा नॉर्मल, अच्छा मतलब स्लैब्स ऐसे है तो ऐसे नॉर्मल, यहां मैंने एक रे बनाई, हमेशा याद रखिएगा स्नेल्स लॉ नॉर्मल से चलता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल से चलते हैं, क्योंकि अगर नॉर्मल ऐसे है तो ये आ रहा है, नॉर्मल ऐसे होता तो अलग होता, मैं दोनों क्वेश्चंस लेके आया हूं ताकि गलती ना हो। ये रहा, ये पॉइंट है x, y, यहां रे पहुंची, ठीक है, क्या मैं इन दोनों के बीच में सीधे स्नेल्स लॉ लगा सकता हूं, मैंने एक रे को ओरिजिन से स्टार्ट किया, मैंने एक रे को ओरिजिन से स्टार्ट किया 90 डिग्री पे ऑलमोस्ट, मैंने कहा इसके सबसे ज्यादा दूर जाने के चांसेस है, क्यों, क्यों बच्चे बोलेंगे सर क्यों, देखो होगा क्या, ये रे ऐसे गई, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो मीडियम डेंसर होता जा रहा है, आराम से अब एनालाइज करूंगा एक एक चीज, अब मैं कॉन्सेप्ट सिखा चुका, अब क्वेश्चन को एनालाइज करूंगा, जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूं y बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, तो ये रे नॉर्मल की तरफ बैंड होती जाएगी, तो सबसे ज्यादा दूर जाने के चांसेस किसके हैं, ये रे ऐसे ऐसे बैंड होती जाएगी मतलब नॉर्मल की तरफ, सबसे ज्यादा दूर जाने के चांसेस किसके हैं, जो सबसे ज्यादा इधर रवाना होगी, तो मैंने 90 डिग्री मान लिया, 89.999999, क्लियर है, ठीक है, ये रहा, यहां y0 है, सबसे नीचे y0 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है यहां पर, जो फंक्शन दिया हुआ तो क्या था, y0 रख दो म्यूजिकल टू म्यू नॉट, क्या यहां तक कोई डाउट,
क्लियर है ना, सब समझ में आ रहा है। अब इसके बाद मैं इसके और इसके बीच में सीधे स्नेल लगाऊंगा, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खत्म। इतना ही गेम है बस। स्टार्टिंग पॉइंट को देख लो। अच्छा, ये रे हमने जज किए खुद, इस क्वेश्चन में पहले जज करना था, अगले क्वेश्चन में रे दे दूंगा मैं। क्या आएगा यहां पर आएगा आपका, यहां पर ऑलमोस्ट ये एंगल 90 डिग्री है, तो म्यू नॉट साइन 90 इक्वल्स टू एन साइन आर। अब एन की मैं वैल्यू रख देता हूं, एन उन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो साइन आर क्या आएगा मुझे बताएंगे, साइन आर बराबर, ये म्यू नॉट है, साइन 91, तो म्यू नॉट बाई एन की वैल्यू रखो जो कि एन ये रहा। अच्छा, मैं एन रीड करता हूं, आप एन रीड कर लीजिएगा। तो म्यू नॉट बाई म्यू नॉट करोगे तो 1/1 प्लस ए वाई। जैसे ही साइन आर आए हमेशा टेन आर लिख दो, हमेशा टेन आर लिख दो, फास्ट फॉरवर्ड होगा। आपको मैथ्स जैसे लगानी हो, मैथ्स में बहुत तरीके होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर तरीके से जब काम आसान हो रहा है तो करें ना। टेन आर क्या आएगा बताइए, टेन आर मेरा आने वाला है यहां से, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर तो 1 ही है, हाइपोटेनियस क्या आएगा, इसका, ये हाइपोटेनियस है तो बेस क्या आएगा, इसका स्क्वायर -1, तो 1 प्लस ए वाई -1, तो रूट ए वाई बचा। बहुत ही बढ़िया, वापस चेक कर लेता हूँ यार, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग लेवल पे कैलकुलेशन एरर हो गई तो रायता फैल जाएगा। 1 प्लस ए वाई का स्क्वायर, ठीक है, -1, हाँ ठीक है, सही है, क्लियर, बराबर। अब देखिए जल्दबाजी में टेन थीटा को dy बाई डी एक्स मत लिखिएगा, देखो ढंग से, ये आर है, ये dx है, ये dy है, क्योंकि एक गलती पूरा क्वेश्चन बर्बाद कर देती है, जबकि हमें कंसेप्ट आता था, ठीक है। तो dx एंड dy क्या आएगा मुझे बताएंगे, टेन आएगा dx बाई dy। क्या यहां तक समझ में आया, बस तो हो गया जो मैंने आपको कहा था। जितने भी, एक और क्वेश्चन है, जितने भी वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चंस हैं, अगर उनमें एक कॉन्सेप्ट लग रहा है, कॉन्सेप्ट नंबर 1, तो ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा क्वेश्चन। क्या आएगा, मैं dy को इधर ले जाऊं, dy बाई रूट वाई कर देता हूं, और ये रूट ए इधर ही ले जाता हूं, इधर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जहां से इसको शुरुआत की, जहां से मैंने रे को शुरुआत की, उसी को ओरिजिन मान लिया। अपना जो इंसान खड़ा है उसका कोऑर्डिनेट देख लेंगे। मान लो अपना जो इंसान खड़ा है वो एल दूर खड़ा है, ये एल दूर को देख पा रहा है, और इंसान की हाइट तो शायद दी है, आंखों की हाइट दी है, कितनी दी है, 2 मीटर। मैं आंखों को नहीं मान रहा, वहीं से मान रहा हूं। अब 1/√y का इंटीग्रेशन करो, ऊपर कर दूं क्या, ऊपर ही कर देता हूँ। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर सॉल्यूशन साफ सुथरा नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, वो नहीं लिखा। मेरे हिसाब से ठीक है यार, एडवांस के बच्चे कर रहे हैं तो सॉल्यूशन तो आपके पास तो इनडायरेक्टली वीडियो है। आज की तारीख में तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें एक्सेसिबल है। इसको करूँगा 0 से y, इसको करूँगा 0 से x, ठीक है। 1/√y, तो y की पावर -½ +1 अपॉन -½ +1, तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2√y, और स्टार्टिंग लिमिट 0 है तो बहुत ही बढ़िया, √a(x). x कितना आ गया यहां से बताइए, x आ गया मेरा 2√y/a, और वैसे ये पैराबोला है। अरे पैराबोलिक इक्वेशन आ गई, आपको तो कर्व की इक्वेशन पूछी होती, उन्होंने तो सिर्फ लेंथ पूछी है, ये पैराबोला है। कैसे इक्वेशन लिखूं पैराबोला की, तो x² = 4/a(y), ये इक्वेशन है, सही क्या है ना, हाँ, पैराबोलिक इक्वेशन भी आ गई। अब ये पैराबोलिक इक्वेशन आ गई, मैं चाह रहा हूं y बराबर 2 पर x कितना होगा, y बराबर 2 पर x कितना होगा, तो एट y इक्वल्स टू 2, x कितना आएगा मुझे बताइए, x आएगा मेरा 2 y की वैल्यू है 2 डिवाइड बाई a उन्होंने कहीं दिया था 2 × 10⁻⁻6 पर मीटर, तो ऐसा यूनिट ही है 2 × 10⁻⁻6, 2 कट गया, 10⁻⁻6 हो गया, 10⁻3, 2000 आंसर आ गया, 2000 इज द आंसर, ठीक है, 2000 आंसर आ गया, 2000 मीटर, 2000 मीटर इज द आंसर। क्लियर है मेरी बात। अब बच्चों को लगेगा तो ये वाली जो रे है, ये वाली रे यहां पहुंची है, ऐसे चलते 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 ऐसे ऐसे पैराबोलिक बात में। क्या मेरी बात क्लियर है, और आप बोले तो मैं कलर चेंज कर देता हूं इस पर्टिकुलर रे को दिखाते हुए, ठीक है। ऐसे पहुंची है ये वाली रे, क्या क्लियर है मेरी बात, बहुत बढ़िया। अब सुनना, कुछ बच्चों के मन में हो सकती है कि रिकॉर्डिंग है ना, तो ऑब्वियसली बात है, देखो फिजिक्स हमेशा 2 वे कम्युनिकेशन होती है, फिजिक्स में मेरा हमेशा होता है खुल के पूछो, अगर सिलेबस के अंदर जितना होगा हम उतनी बात करेंगे,
जितनी हमारी मैथ्स अलाउ कर रही है उतनी करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली बात है भाई, फिजिक्स तो अच्छा है, ठीक है। अब बच्चों को लगता है यही आंसर क्यों आया, मैंने शायद पीछे कॉपी कर दिया ना, कॉपी कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं वापस मिटा रहा हूँ, पीछे सॉल्यूशन है। अब कुछ बच्चों का होगा सर यही रे क्यों पहुंची, यही क्यों, यही लेंथ क्यों, क्योंकि बच्चों को होता है सर ऐसा क्या है कि आपके मन में यही आया, ठीक है। चलो पूरा ही मिटा ही देता हूं ना, ठीक है। और ये लाइन नहीं मिटी, शानदार, बढ़िया हुआ। सुनना, यहां आई है, मैंने कहा कि यहां जो कितने 2000 मीटर पे जो रे थी वो इसकी आंखों में पहुंची। बच्चे बोलेंगे सर 2000 मीटर तो हम दूर देख ही नहीं सकते। अरे बहुत ज्यादा कोई लुमिनस ऑब्जेक्ट है यार, ऐसे तो सूरज को तो देख ही पा रहे हो ना, कोई बहुत हैवी लुमिनस ऑब्जेक्ट है, मतलब अच्छी खासी रोशनी पैदा कर रहा है, हम मान रहे हैं कि ये इंसान सुपरमैन है भैया। अब ये रे जो यहां से गई वो वहां 2 मीटर पर जाके ऐसे गई, इसके 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 पीछे वाली कोई रे होती, ठीक है। कलर ठीक है मेरे हिसाब से चलेगा, पिंक चलेगा। यहां से यहां कोई रे होती, वो भी तो ऐसे ही पाथ फॉलो करती, तो जब वो y = 2 पे आती तो ऐसे निकल जाती और फिर वो ऐसे चली जाती, इसकी आंखों में आती ही नहीं। अब बोलेंगे सर और भी तो बहुत रेस है, इस रे के सबसे ज्यादा दूर जाने के चांस थे, जो इधर जाती, जो इधर जाती वो ऐसे लौट जाती, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है ना, ये ऐसे ऐसे खेल जाती। ये वाली रे सबसे ज्यादा दूर जाने के चांसेस, जो मैंने स्टार्ट में समझाया। मैंने कहा क्वेश्चन को प्रॉपर्ली करोगे बहुत आसान होता है एडवांस, स्टेप बाय स्टेप, इसके सबसे ज्यादा चांसेस थे। बच्चे बोलेंगे सर फिर एक चीज बताओ, फिर तो सर एक और काम होगा क्या, मैं बोलूंगा क्या, तो बोलेंगे सर यहाँ वाले पॉइंट से अगर रे जाती तो इसके नीचे से निकल जाती ऐसे, तो इसका मतलब इसको सिर्फ रोड का एक ही पॉइंट नजर आ रहा है, नहीं यार, इस पॉइंट से मैंने कितनी सारी रेस बनाई, बहुत सारी ना, इसके इधर इधर सारा कवर कर रहा है, इसके इधर सारा सारा। तो बताइए इस ये नहीं पहुंची तो कोई ना कोई ऐसे जाके तो पहुंची होगी ऐसे, इतनी सारी लाइंस बना दी है, शायद मेरे हिसाब से समझ गए होगे। ये तो 90 डिग्री वाले थे, इससे थोड़ा सा एंगल ऊपर करूंगा तो वो और ऐसे घूमेगी। ये डायग्राम ये आपको ज्यादा अच्छे से बताएगा पिंक वाला, ठीक है। ये सारे डायग्राम बता रहे हैं, ये पिंक वाला, क्या मेरी बात समझ आई? तो उससे आगे की तो सारी रोड दिखेगी, उसके पीछे वाली जो एक्सट्रीम रे है वो भी नहीं पहुंची। जब एक्सट्रीम नहीं पहुंची तो कोई नहीं पहुंचेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? डन, समझ में आया? तो दिस इज वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लियर। चलिए अगली बात पे मैं आता हूं, अगली बात पे आता हूं। एक और क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन पढ़िए। अच्छा, रे ऑप्टिक्स के बाद वेव ऑप्टिक्स होगी, आज नहीं। रे ऑप्टिक्स के 2 लेक्चर है, तो अगले लेक्चर में रे प्लस वेव दोनों आएगी। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमेशा स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आपके पास पूरा का पूरा क्वेश्चन रहे, ठीक है। उसके बाद तो क्वेश्चन में मैं घास काट ही देता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार, है ना। चलो, a slab of thickness d is equal to a/2 is shown in figure. The refractive index of slab is mu बराबर a अपॉन a माइनस एक्स। इस क्वेश्चन को पिक करने का एक और रीजन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x के साथ वेरी कर रहा है, तो क्या डील करना है, ठीक है, ताकि वहां गलती ना करो। और थीटा नॉट फिर π/2 ही है। पाथ पूछा है इस बार, पाथ पूछा है, डेविएशन फ्रॉम इनिशियल पूछा है, और रे इमर्ज मतलब ग्रेजिंग टू द सरफेस पूछा है, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें पूछी है। तो उन्होंने हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है और थीटा की वैल्यू दे रखी है π/2, और उन्होंने हमें स्लैब की लिमिट भी दे रखी है। उन्होंने कहा स्लैब जो है वो कहाँ जाके खत्म हो रही है, मुझे बताइए। वो स्लैब जाके खत्म हो रही है आपकी ए और a/2 पे खत्म हो रही है, ठीक है। और स्लैब ऑफ थिकनेस a/2, ऐसे a/2 है। डन, चलो एक मिनट रुकना, शुरू करते हैं। यहां रे आई, डेटा थोड़ा सा मेरे को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, है ना, पीछे जाके। एक बार बच्चे कहते हैं सर स्लाइड आगे पीछे करते रहते हो आप, यार करना पड़ता है, मुझे डेटा याद नहीं रहता। म्यू बराबर a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू है a अपॉन a माइनस एक्स, दैट्स ऑल, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद में जो रे यहाँ आई है उसका एंगल ऑलमोस्ट कितना है, अपन बना लेंगे 90 डिग्री, ये रहा ऑलमोस्ट 90 है, टेंडिंग टू 90, तो बहुत बढ़िया। उन्होंने थीटा कहाँ से दिया है, यहाँ से दिया है, यहाँ से, ये 90 डिग्री है। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है या नहीं है मुझे नहीं पता, ठीक है। अब मुझे बताइए
म्यू एक्स के साथ वेरी कर रहा है, तो इस बार मैं बहुत सारी स्लैब्स ऐसे बनाने वाला हूं, बहुत सारी स्लैब ऐसे बनाने वाला हूं। देखिए कई बार हम क्वेश्चन लेते हैं ना, तो एक्सपीरियंस से भी लेते हैं, क्योंकि मैं जनरली एक क्वेश्चन बच्चों पे दागता हूं, जब दूसरा दागता हूं तो कई बार अच्छे अच्छे बच्चे भी जल्दबाजी में वही tan r बराबर dx बाई डी वाई या dy बाई डी एक्स जो पहले बार में किया था वही, मैं कहता हूं नहीं भैया वापस चेक करो। तो वही इसीलिए दो क्वेश्चन लिए हैं, एक में tan r dy बाई डी एक्स आएगा, एक में dx बाई dy आएगा, एक में x के साथ वेरिएबिलिटी, एक y में वेरिएबिलिटी। नॉर्मल कैसा होगा? नॉर्मल नॉर्मल ऐसा होगा, ऐसा नॉर्मल होगा। क्यों? स्लैब्स ऐसे है, पिछली बार नॉर्मल ऐसे था, इस बार नॉर्मल ऐसे है। तो मैं एक जनरल पॉइंट पे गया, एक जनरल पॉइंट पे गया, यहाँ नॉर्मल खींचा मैंने, ठीक है। ये इसका कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूँ 0 0 है। क्या कोऑर्डिनेट उन्होंने दिया है? नहीं तो उनका कोऑर्डिनेट हम मान लेंगे। अच्छा हाँ, कोऑर्डिनेट दिया, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस दिए, तो एक्स और वाई एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वो ओरिजिन है, ठीक है, ओके। नहीं तो कहीं और से मान लेते, क्या फर्क पड़ता है। तो ये कोऑर्डिनेट है मेरा एक्स कोमा वाई। यहां जब रे पहुंची तो ये एंगल था आर, ठीक है। एंगल मैं नॉर्मल से ही लूंगा। इस बार जब डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, आप खुद देखिए क्या आएगा। इस बार tan r बराबर डी वाई बाई डी एक्स आएगा। आपको पता है, अब आपके सामने सॉल्यूशन एकदम खत्म है, ठीक है। आप बोलेंगे सर वही जो आपने कॉन्सेप्ट बताया था वही लगाना है, दैट्स ऑल। मैं तो कह ही रहा हूं ना, इतना ही करना है, कैसा भी क्वेश्चन है। पहला फर्स्ट फर्स्ट कीजिए, क्या आएगा? पहले स्नेल्स लॉ लगाएंगे सीधे। तो यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया भैया? कहां से एंटर हुई है? कुछ नहीं बोला तो बाहर एयर ही मान लेता हूँ, और वैसे एक्स जीरो रख दो, एक्स जीरो रख दो तो भी 1 ही आ रहा है, ठीक है। एक्स जीरो मतलब ये एयर है, ये एयर है। या एक्स को जीरो रख दो, ओरिजिन से एंटर करिए तो एक्स जीरो मतलब स्टार्टिंग में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ए बाई ए आ जाएगा, ठीक है। तो मैं स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ, 1 sin 90 इक्वल्स टू एन, एन मुझे दे रखा है ए अपॉन ए माइनस एक्स इंटू साइन आर। तो यहां से मेरा साइन आर कितना आ गया मुझे बताएंगे? साइन आर आ गया मेरा ए माइनस एक्स अपॉन ए। अब इससे डरना नहीं है, आपको पता है कि आपका फुल्ली फोकस्ड होना चाहिए। ये सिर्फ यहाँ नहीं है बेटा, ये सिर्फ यहाँ नहीं है। जब आप मैकेनिक्स भी पढ़ते हैं ना, तब अजीबोगरीब कोई मोशन हो रहा है, अगर आप कैसे भी करके स्लोप ले आए डी वाई बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, क्रैक हो गया पाथ। अब उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे नहीं कर पाओगे, दैट इज अ डिफरेंट इशू। लेकिन अगर आप स्लोप ले आए इन टर्म्स ऑफ वाई एंड एक्स, वॉट एवर द सिचुएशन, आपका गेम खत्म। 2D मोशन की बात कर रहा हूँ एक्स वाई में, ये हर जगह चलेगा, सिर्फ ऑप्टिक्स में नहीं है, सिर्फ ऑप्टिक्स में नहीं है, सब जगह है यार। डी वाई बाई डी एक्स ले आओ, मैं हमेशा कहता हूँ स्लोप इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग, जबरदस्त पावरफुल चीज है, ठीक है। क्या आएगा? साइन आर, तो मुझे टेन आर चाहिए। टेन आर क्या आएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो ए माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सही किया है ना? चेक कर लो, परपेंडिकुलर है और नीचे हाइपोटेनस बैठा था, तो बेस तो यही आएगा, ठीक है। अब टेन आर को क्या लिखोगे बताओ? टेन आर को क्या लिखोगे? टेन आर को इस बार लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स। पिछली बार क्या लिखा था मुझे बताओगे? डी एक्स बाई डी वाई। तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। क्लियर है मेरी बात? अब सारा एक्स एक तरफ ले जाओ, तो डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी वाई इज इक्वल टू क्या आएगा मुझे बताओ? ए माइनस एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ, अब जो है जो बचा है वो सिर्फ मैथ्स है और कुछ नहीं। क्लियर? और लिमिट अगर हमें पता है तो 0 से y, क्योंकि ओरिजिन से एंटर हुई है, और 0 से x। इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर ये a कॉमा b से भी एंटर होती तो सॉल्यूशन यहां तक तो वही रहता, सेम रहता। मैं दिमाग भी नहीं लगाता, a कॉमा b, x कॉमा y मानता, x माइनस ए वाई माइनस बी, ये झंझट मत पालो। लिमिट लगा दो, लिमिट लगा दो, मैथ्स को बता दो भैया हम a से शुरू कर रहे हैं, हम y b से शुरू कर रहे हैं, खत्म बात। मैथ्स को बताओ ना लिमिट। अब इसका इंटीग्रेशन करो, ये तो बहुत लल्लू इंटीग्रेशन है y, इसका करने का है तो कोशिश क्या करें, ऊपर इसका डेरिवेटिव बैठा है, तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर को मैं टी स्क्वायर मान लेता हूँ। तो क्या आएगा मुझे बताओ? ए स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 0 माइनस 2 ए माइनस एक्स, और फिर इसका डेरिवेटिव करो तो प्लस ही हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 2t dt। लेट्स सी अगेन, 2 इधर गया, ठीक है, ए माइनस एक्स, और चेन रूल से इसका किया तो 1, ठीक है, 2t dt, 2 कट गया, तो ए माइनस, अरे यार क्या करता हूँ, डी एक्स तो खा गया मैं, 2t dt डन, 2 कट गया, तो a माइनस डी एक्स, यहाँ तो आ गया y, इसको तो हटाओ, यहाँ क्या बचा मुझे बताओ? t dt,
अपॉन नीचे भी टी बचा तो इसका इंटीग्रेशन भी टी ही आया। अब अभी लिमिट रखनी बाकी है, अरे टी ही आया ना, टी लिमिट रखनी बाकी है और टी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, y बराबर लिमिट टी की जगह क्या लिख दूंगा, अपर लिमिट साथ ही लग दूं भाई, x 0 से है ना, मैं लिमिट रख ही देता हूँ, फाइनली x रखो तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस x को 0 कर दो, x को 0 करो है ना, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट्स ऑल। तो ये तो 0 हो गया, बहुत बढ़िया, ये तो आसान आ गई क्वेश्चन। वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ रहा है मुझे बताएंगे, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया, सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल। पिछली बार पैराबोला पे चला था, इस बार सर्कल। रेडियस कितनी है ए, और सेंटर कहाँ है, सेंटर है भैया अपना ए कॉमा 0, ए कॉमा 0, सेंटर ए कॉमा 0 है, मतलब यहां से ए, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है मैं उस पर बाद में आऊंगा, क्वेश्चन से मेरे को लेना देना ही नहीं होता, एक बार देख लो ढंग से, ये रहा क्वेश्चन से मेरे को मतलब ही नहीं है, मैं तो कह रहा हूं इसकी विड्थ इनफाइनाइट होती है, ये मीडियम इनफाइनाइट तक होता तो क्या पाथ होता, यहां से रे ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे एंटर हुई है, ऑलमोस्ट 90 डिग्री दिखाने के लिए बनाया है, ये 0,0 है, इक्वेशन आई है सर्कल, तो a,0 सेंटर था, तो इसका मतलब ये ऐसे, थोड़ा सा आप इसे अदरवाइज मत नहीं दीजिएगा, मैं ऑलमोस्ट 90 करने जा रहा हूँ है ना, ताकि डायग्राम फिर वो टेंजेंट आपको गंदी सी लगेगी, ये सर्कल ऐसे बनेगा, ठीक है, ये रहा, और यही आपका वो टी आर वी आर वाला जो फंडा होता है, ये वही हो गया a,0। तो अगर ये इनफाइनाइट लेंथ होता तो आपसे पूछते कि कहाँ से एग्जिट करेगी, तो 2a,0, और कैसे एग्जिट करेगी, तो ऑब्वियसली बात है कि कैसे एग्जिट करने वाली है, 2a,0 ऐसे एग्जिट करती, हाईएस्ट पॉइंट ए होता, मतलब अब मैं आपसे पूछता कि मैक्सिमम हाइट बताइए, तो मैक्सिमम हाइट, तो ये वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आप एनसीईआरटी में समझा रखा है, मिराज, लूमिंग, अच्छा मिराज वगैरह सुना है, लूमिंग सुना है, ऑप्टिकल फाइबर पे क्वेश्चन आ चुका है जेई में, डायमंड, इन सब में वो जो फिनोमिना होती है ये वाली, तो ये ऐसे जाएगी, ये रहा, ये दैट्स ऑल। अब इसके बाद क्या था, उन्होंने हमें कहा, उन्होंने हमें कुछ कहा, उन्होंने हमें कहा कि यार नहीं, इनफाइनाइट लेंथ का नहीं है, इसकी कुछ लेंथ लिमिटेड है ना, कितनी लेंथ लिमिटेड है, वो कह रहे हैं कि भैया ये a/2 का है, तो a/2 का है तो भी ठीक है, a/2 का है तब भी कर लेंगे अपन, वैसे तो ये बहुत लल्लू सवाल हो गया, a/2 की स्लैब है, a/2 की स्लैब है ना, यहाँ तो मीडियम मैं मान ही रहा हूँ ज़्यादा है, ये यहाँ तक a/2 तक ही है, ये 90 डिग्री ऐसे, क्योंकि अगर यहाँ थोड़ा मानना पड़ेगा, नहीं तो पॉइंट पे नॉर्मल कैसे डिफाइन कर दूंगा है ना, ठीक है, और ऊपर तक तो इनफाइनाइट है, ठीक है, ऊपर तक में कोई लोचा नहीं है, सर्कल का सेंटर यहाँ है कहीं, तो ऑब्वियसली बात है ये ऊपर जाते हुए ऐसे जाएगी, ठीक है, ऊपर जाते हुए बाहर निकलेंगे है ना, ऊपर की तरफ तो कुछ इशू नहीं दिया ना, ऊपर तो बहुत बड़ा बना दूं, यहाँ से एंटर हुई है ऐसे ऑलमोस्ट, और यहाँ स्लैब खत्म करवानी है ना, ये रहा, यहाँ सेंटर है मेरा, ये ऐसे निकलेगी, सर्कल पूरा सर्कल के मैक्स पर पहुंचेगी नहीं, डायग्राम बहुत बढ़िया से नहीं बन पा रहा, हाँ अब बन गया, सर्कल का मैक्स यहाँ तक है, ठीक है, तो ऐसे रे निकलने वाली है, ठीक है, लेकिन जब रे निकलेगी तो लास्ट में एक चीज रे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 हो जाएगा, लास्ट वाला स्नेस लॉ, अच्छा मैं स्नेस लॉ तो सारे मीडियम के अंदर ही लगा रहा हूँ, ये जब अंदर पहुंचेगी, अंदर तेरी अंदर, उसके बाद में जैसे ही हवा में निकलेगी तब तो ऐसे निकलेगी, उन्होंने स्लैब की थिकनेस दी है ना, रे लाइट स्लैब एट ओरिजिन थीटा, पाथ ऑफ द रे इनसाइड सर्कल x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस ए, ये तो आ गया अपना, पाथ ऑफ लाइट इज पैराबोला, नहीं, डेविएशन ऑफ रे फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन इज π/3, रे इमर्ज ग्रेजिंग एट द सरफेस, नहीं रे तो इमर्ज ग्रेजिंग करेगी, ये डेविएशन फिर निकालने को क्यों बोला उन्होंने, डेविएशन तो 0 आएगा, अगर स्लैब से बाहर निकल गई
तब तो रे वापस क्यों, मैं तो स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ सीधे सीधे इनिशियल और फाइनल के बीच में। जब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा है तो ये भी हवा है, या फिर तो वो कहना चाह रहे होंगे a/2 पे बताओ। देखो अगर यहाँ हवा आ गई, यहाँ हवा आ गई तो फिर मैं नहीं लगाऊंगा मैं। हाँ, अगर वो ये कहते हैं कि a/2 पे जब वो पहुंची, देखिए मैं दोनों क्वेश्चन को अलग अलग इंटरप्रेटेट कर रहा हूं क्योंकि दो ऑप्शन दिए हैं, a/2 अंदर ही होती तो इसका डेविएशन बताओ, तो कितना बैंड हुई मैं निकाल सकता हूं। यहां इसका नॉर्मल से एंगल, तो मैं तो सीधे सीधे a/2 पे स्नेल्स लॉ लगा दूंगा 1 sin 90। तो ये तो हलवा सवाल हुआ, पार्ट ट्रैक करना तो ज्यादा आसान था। 1 sin 90 इज इक्वल टू a/a-x था, तो a-a/2 sin r, r ये एंगल है, ठीक है। कितना आएगा sin r, कितना आ रहा है यहाँ से, ये तो 1 है, ये a/2 तो 1/2 आ रहा है, तो r आ रहा है मेरा π/6। अच्छा उन्होंने पाई में आंसर दिया तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ। डेविएशन होगा, ये डेविएशन है डेल्टा। आप बोलेंगे सर क्यों, रे को सीधे जाना था तो ऐसे बैंड हो गई। हाँ, तो डेविएशन आता π/3, लेकिन वो a/2 पार्ट स्लैब के अंदर ही होना चाहिए। अगर उन्होंने कहा a/2 पे स्लैब खत्म हो गई है तो भैया डेविएशन, मैं दोनों टाइप के आंसर दे रहा हूं, तो डेविएशन 0, क्योंकि अगर ये बाहर एयर में निकली तो मैं तो स्नेल्स लॉ सीधे लगाऊंगा। तो एक चीज बताइए, 1 sin 90 बराबर 1 sin r। अब मीडियम खत्म हो चुका भैया, मीडियम खत्म हो गया, मीडियम खत्म हो गया तो r भी 90 आएगा। तो यहाँ पर ये फाइनली ऐसे ऐसे निकल जाएगी एकदम से झटके से, तो डेविएशन 0 आएगा और ये सरफेस को ग्रेस करते हुए जाएगी। तो मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इश्यू है, ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस d/2, तो मैं फिर यही टिक करूंगा, दे इमर्ज आउट ग्रेजिंग द सरफेस। अच्छा, ग्रेस किसको बोलते हैं, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस या रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन जाता है, रे नॉर्मल से 90 डिग्री, उसे बोलते हैं ग्रेस। और जब 0 डिग्री होता है उसे बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। क्लियर है मेरी बात? 100%, दैट्स ऑल क्लियर। पूरी बात मैंने समझा दी, पाथ निकाल दिया मैंने, जो मेरे को सी और डी में दो ऑप्शंस में लगा। अगर ये a/2 अंदर ही होता तो फिर तो ये बहुत ही रद्दी सवाल था, मेरे को इतना सब कुछ करना ही नहीं था, सीधे स्नेल्स लॉ लिखता उस पॉइंट पे खत्म। हाँ, लेकिन अगर बाहर निकल गया तो भैया फिर तो इमर्जेंट एंगल तो 90 है। क्लियर है मेरी बात, पक्की बात। चलिए, ये कुछ और आ गया, मैं एक और चीज बता रहा हूँ, ठीक है, एक और चीज बता रहा हूँ, यही हमारे साथ थोड़ी सी बीमारी है, ठीक है। बात पूरी ना हो तो मजा नहीं आता। वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कॉन्सेप्ट 2, ठीक है, सेकंड नंबर कॉन्सेप्ट, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सेकंड नंबर कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से क्लियर है, काफी टाइम इसी में चला गया, कोई बात नहीं, ठीक है। वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सेकंड कॉन्सेप्ट, देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, पहला तो क्लियर है। सेकंड कॉन्सेप्ट में एक चीज है कि वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब मैं यहाँ एक रे नहीं ला रहा हूँ, मैं बीम ऑफ रे ला रहा हूँ, ठीक है, बीम ऑफ रे। पहली बात तो बीम ऑफ रे, मान लीजिए अब मैं जेईई मेंस के सवाल से शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है, जेईई मेंस के क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ, यहीं से लिख देता हूँ ताकि आपके नोट्स भी सीक्वेंस में रहे। जेईई मेंस में इस तरह का क्वेश्चन आया था, एक सिलेंड्रिकल बीम आई, एक सिलेंड्रिकल बीम आई, ये सिलेंड्रिकल बीम है। मैंने कहा, आपको कहा था ना, ये जो बवाल कॉन्सेप्ट है ये पहले जेईई मेंस ने पूछा है, फिर बाद में एडवांस ने टच किया है। यहाँ एयर थी, ठीक है, सिलेंड्रिकल बीम है तो ऐसे ऐसे है, ऐसे, ठीक है, 3D में। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ मीडियम है म्यू, ठीक है। ये म्यू जो है इसके एक्सिस के साथ वेरी कर रहा था, ये म्यू इसके आर से म्यू की उन्होंने कुछ वैल्यू दे दी, म्यू की उन्होंने कुछ वैल्यू दे दी कि जो म्यू है वो एक्सिस से जितना ज्यादा दूर जाओगे, ठीक है, उतना ज्यादा, मान लीजिए आपको मैं म्यू दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ, a-pr, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, एक से छोटा तो नहीं जा सकता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट से कैसे क्रॉस करोगे, तो ए और बी पे हमें कॉन्फिडेंस है कि, है ना, ये रहा। बस मुझे ये पता है ए और बी पॉजिटिव कांस्टेंट है, जैसे जैसे मैं इससे दूर जाऊंगा वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये है, यहाँ पे म्यू r0 है तो हाईएस्ट है, एक्सिस पर हाईएस्ट है, और हाईएस्ट है यहाँ, ठीक है, और समझ गए, यहाँ म्यू सबसे ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है म्यू, और जैसे ही मैं दूर जाऊंगा ऐसे बना देता हूं, यहाँ म्यू कम है, क्लियर, और यहाँ भी कम है और यहाँ भी कम है, क्योंकि रेडियली खेल रहा हूं मैं, रेडियली खेल रहा हूं,
मैं जेई मेंस का ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, पैराग्राफ टाइप आया था, यहां भी म्यू कम है। अब देखिए अगर बीम ऑफ लाइट आई तो थोड़ा सा लोचा है बेटा, थोड़ा सा लोचा है। आप क्वेश्चन समझ लीजिए, जेई मेंस का क्वेश्चन समझा रहा हूं। अ पैरेलल cylindrical beam is normally incident on a medium in which refractive index varies with distance from the axis of the cylindrical beam। अच्छे से चाहे तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं डिक्टेट कर देता हूं भले। A cylindrical parallel beam is incident on a medium in which refractive index varies with distance from the axis of beam। एक्सिस ऑफ बीम से जितना ज्यादा दूर जाओगे उतना डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने थोड़ा सा घुमा के दिया था इंटेंसिटी, मैंने सीधे दे दिया, ठीक है। एक्सिस पर म्यू सबसे ज्यादा है और जितना दूर जाओगे उतना म्यू कम है, दैट्स ऑल क्लियर। नाउ फाइंड फाइंड शेप ऑफ बीम, फाइंड शेप ऑफ बीम आफ्टर रिफ्रैक्शन, शेप ऑफ बीम आफ्टर रिफ्रैक्शन। कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, पैरेलल रहेगी। बच्चों को लगता है सर सर यहाँ क्या कर रहे हो, ये एक चीज बताओ। अब हम क्या करेंगे, मुझे बताइए, ये बीम क्या नॉर्मली आई है कि नहीं आई है? क्या ये बीम नॉर्मली आई है? तो आई कितना है मुझे बताओ, 0। तो आर कितना होगा मुझे बताएंगे, बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ आर कितना होगा, 0। बाय स्नेल्स लॉ आर कितना होगा बेटा, 0। होगा कि नहीं होगा बताओ? अगर हाँ के ना, होगा ना 0। अगर आर 0 है, अगर आर 0 है तो ये तो सीधे जाएगी, ये बीम सीधे जाएगी, ये बीम सीधे जाएगी। तो जेई मेंस वालों ने क्या, इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूं मैं, सीधे पैरेलल बीम जाएगी। ध्यान रखिएगा यहाँ स्नेल्स लॉ नहीं लगेगा। अब बोलेंगे सर ये क्या बात कर रहे हो, लॉ है। नाउ वी कम टू केमिस्ट्री। ये स्नेल्स लॉ में कुछ लोचा है। अगर 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 एक रे की बात कर रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, या बीम ऑफ लाइट की बात हो रही है, हर लाइट को अलग अलग, हर लाइट को अलग अलग चीजें मिल रही है। तो एक्चुअली मैं हमेशा कहता हूँ वेव नेचर से अगर आपको कुछ करना है तो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट टूल आपको याद रखना है, दैट इज हाइगन प्रिंसिपल। दिमाग क्लियर कर लो, क्योंकि मैंने कहा ना एडवांस बेसिक का एग्जाम है। तो अगर वेव नेचर में मुझे किसी को भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, दैट इज हाइगन प्रिंसिपल। बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए। हाइगन प्रिंसिपल, अगर वेव कहीं पे भी कोई शो कर रहा है, चाहे वो साउंड वेव है, चाहे लाइट को आप फोटोन मान रहे हो, लेकिन अगर आप उसकी वेव स्टडी कर रहे हो, अगर वेव स्टडी कर रहे हो और कोई भी फिनोमेना स्टडी करनी है, आइदर इंटरफेरेंस, आइदर डिफ्रैक्शन, आइदर रिफ्लेक्शन, आइदर रिफ्रैक्शन, गो फॉर हाइगन प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखिए हाइगन प्रिंसिपल क्या होता है, मेरे हिसाब से सबको आता है। हाइगन प्रिंसिपल तो मैं नहीं समझाऊंगा। हम ये कहते हैं कि एक मतलब वेव फ्रंट है, उसके अलग अलग पॉइंट्स पे छोटे छोटे सेकेंडरी वेवलेट्स बनाइए और उन्हें स्मूथली ज्वाइन कीजिए, तो अगला वेव फ्रंट बनता है। हाइगन ने बहुत पावरफुल टूल दिया बहुत कम शब्दों में, ठीक है। क्या है कि कोई भी वेव फ्रंट है, अच्छा वेव फ्रंट क्या होता है सबको पता है। जैसे मैंने बोला, ये मैंने ए बोला, तो ये ए ऐसे जा रहा है, तो ये ए पूरा एक स्पेयर पे फैला हुआ है। अरे बम धमाका होता है तो धमाके की आवाज ऐसे जाती है स्पेरिकल, या सन से रेज निकल रही है, सन से एनर्जी निकल रही है, मतलब रेज नहीं एनर्जी, तो ऐसे जा रही है डायरेक्शन में स्पेरिकल फॉर्म में, तो उसे हम बोलते हैं स्पेरिकल वेव फ्रंट, है ना। ये मेरे हिसाब से क्लियर है। पैरेलल में प्लेन वेव फ्रंट होता है, मान लीजिए 3 रे ऐसे आ रही है, तो ये प्लेन वेव फ्रंट होता है ना। तो मैं यहाँ एक एक्चुअली यहाँ एक लोचा है। लोचा क्या है, तीनों रेस को या पूरे बीम को अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिले हैं एट द सेम टाइम। तो मैंने आपको क्या कहा, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक कॉन्सेप्ट बता दिया। अगर एक रे दी गई है, उसका पाथ वाथ बताना हो जाएगा। अब बीम ऑफ लाइट आई है, उसमें एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है इसमें भी वो कॉन्सेप्ट लग जाए पिछला वाला। अगर हर रे को एट ए टाइम सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल रहा है तो कोई लोचा नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ यहाँ अगर यहाँ अगर मैं देखूं, अच्छा ये वेव फ्रंट है कि नहीं है? अरे ऐसे प्लेनर वेव फ्रंट होंगे, अच्छा यही तो वेव फ्रंट नीचे इंसिडेंट हुए। ये वेव फ्रंट यहाँ जब पहुंचा तो ये सबको एक जैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला या नहीं मिला? अगर नहीं मिला तो स्नेल्स लॉ नहीं लगेगा। अब हाइगन लगेगा भैया, हाइगन प्रिंसिपल। अभी तो मैं और ट्विस्ट बताऊंगा इनकी कहानी के। जेई मेंस ने सोचिए इस बढ़िया कॉन्सेप्ट पे जे एडवांस से ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। अभी एक और क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इन सारे वेव फ्रंट्स के पॉइंट्स को अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला है,
तो अवॉइड स्नेल्स लॉ, ये स्नेल्स लॉ नहीं लगाना, पैरेलल बीम पैरेलल की तरह नहीं जाएगी, ठीक है। अब आपको यहाँ लगाना हाई गेन, तो आप सेकेंडरी वेवलेट्स बनाएंगे। सेकेंडरी वेवलेट्स आपको बनाना आता होगा कि हम dt टाइम में चलाते हैं, तो यहाँ ऐसे बनेगा, यहाँ म्यू सबसे ज़्यादा है ना, तो यहाँ ऐसे बनेगा, यहाँ ऐसे बनेगा और यहाँ ऐसे बनेगा। बच्चे बोलेंगे सर ये आपने रेडियस डिफरेंट डिफरेंट क्यों बनाई? हम बनाते हैं अगले dt टाइम बाद, पूरी चीज़ आराम से बेसिक बेसिक छेड़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ बना देता हूँ, कोई भी वेव फ्रंट बनाते हैं तो हम उसकी रेडियस को मानते हैं vdt। वेव की वेलोसिटी v है, तो dt टाइम में कितना चलेगी? अरे कोई एक चीज बताओ, आपने इसको एक सोर्स मान लिया। हाइगन प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, मेरे हिसाब से सबने पढ़ा हुआ होगा कि वेव फ्रंट के हर पॉइंट को सोर्स मान लो और सोर्स से सेकेंडरी वेवलेट्स निकालो। तो सेकेंडरी वेवलेट्स तो वो dt टाइम बाद, तो एक चीज बताइए, उसको सोर्स मान लिया, पॉइंट सोर्स मान लिया, तो पॉइंट सोर्स से कोई भी धमाका होगा पॉइंट सोर्स से तो स्फेरिकल फॉर्म में फैलेगा, तो ऐसे फैला। अब यहां और यहां मैंने अलग अलग क्यों बनाए? एक चीज बताइए, यहां म्यू कम है तो v ज्यादा है, और यहां म्यू ज्यादा है तो v कम है, वेलोसिटी कम है, तो इसका छोटा बनेगा ये और इसका बड़ा बनेगा। और ऐसे बीच में सबके बनाने बहुत सारे, अपन 3 बना लेंगे हो जाएगा। अब हाइगन का था कि इन सारे सेकेंडरी वेवलेट्स को स्मूथली ज्वाइन कर दो तो अगला वेव फ्रंट बन जाएगा। तो अब अगर आप इन्हें स्मूथली ज्वाइन करके देखें, अगर आप इन्हें अब स्मूथली ज्वाइन करके देखें तो मजा आने वाला है। स्मूथली का मतलब होता है एकदम टेंजेंशियल टाइप। अच्छा ये सिर्फ 3 ही नहीं बनेंगे, बनेंगे तो बहुत सारे, बनेंगे तो बहुत सारे। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करना दूं, ये अगला वेव फ्रंट बन गया। समझ आई मेरी बात? ये लाल कलर वाला अगला वेव फ्रंट बन गया, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट, दैट इज द कॉन्सेप्ट। अगर आपको वेव फिनोमिना में कुछ भी टर्न एंड ट्विस्ट मिला, मैं क्वेश्चंस के थ्रू ये बताने वाला हूं व्हाट इज द मोस्ट बेसिक थिंग, हाइगन लगाना भैया। अब अगर आपको रे बनानी है, आपको एक चीज पता है, वो भी मैं लिख देता हूं, रे एंड वेव फ्रंट्स बोल देता हूं, रे एंड वेव फ्रंट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। रे और वेव फ्रंट्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो रे से वेव फ्रंट बनाना और वेव फ्रंट से रे बनाना बहुत आसान काम है, ठीक है। जैसे ये रेज ऐसे आई तो मैंने उसके परपेंडिकुलर बना दिया वेव फ्रंट, अगर मैं वेव फ्रंट देता तो उसके परपेंडिकुलर रेस बना देता। अब इनके परपेंडिकुलर रेस बनाइए, इसके परपेंडिकुलर रेस, तो इसके परपेंडिकुलर रेस बनाएंगे तो ऐसे बनेगी। दैट इज एन ऑसम क्वेश्चन। मुझे बताइए, पैरेलल बीम को आपने कन्वर्जिंग बीम बना दिया, और ये उनका क्वेश्चन था, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन था, पैराग्राफ था भैया, पैराग्राफ, और बहुत ही बढ़िया डिटेलिंग से क्वेश्चन पूछा था। पैराग्राफ ये रहा, और आप कहते हैं ना 10 साल के पीवाई हो रहा हो तो 10 से शायद पुराना ही है, ऐसा नहीं है यार, मेरे को कॉन्सेप्ट देखना है कि यार कॉन्सेप्ट बढ़िया चीज है, तो ये कन्वर्जिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, स्नेल्स लॉ नहीं लगाना है। अब मैं जेईई मेंस की एक और बात करता हूँ, जेईई मेंस के क्वेश्चन की ही बात करता हूँ। उन्होंने एक चीज पूछी थी, अभी मैंने आपको एक मतलब वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉन्सेप्ट समझाया था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको कहा था कि मिराज, लूमिंग, ये सब एक्सप्लेन होता है। अच्छा मिराज मतलब तो सबने पता ही होगा, एनसीईआरटी, ठीक है, वो टीआईआर वीआर समझाते हैं। उन्होंने सिर्फ थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा था कि ये किससे बेस्ट एक्सप्लेन होगा, तो थियोरेटिकल क्वेश्चन था, नीचे लिखी हुई थी चीजें, ध्यान रखिएगा। एक्चुअली हम एक रे मानते हैं, एक रे निकलती नहीं है। यहाँ कोई रे आई, अगर वो रे ऐसे आई, और ये आपका डाउट बनना चाहिए था कि ऐसी रे एकदम से ऊपर कैसे घूम गई। क्यों भाई? मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ऐसे वेरी कर रहा है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ऐसे वेरी कर रहा है, ऐसे वेरी कर रहा है, तो ये रे घूम कैसे गई? अगर मैं यहाँ से एक पैरेलल बीम भेजूं, यही क्वेश्चन है, उन्होंने बस इसी को थ्योरेटिकल पूछ लिया, ये रे ऐसे आई, ये इसके ऊपर घूमने का कारण समझाओ, तो आप क्या करोगे, यहाँ एक वेव फ्रंट बनाओगे, ये वेव फ्रंट बन गई। अब आपके हिसाब से तो पैरेलल बीम आई है, कुछ स्नेल्स लॉ लग नहीं रहा, तो सीधे सीधे जानी चाहिए, लेकिन होगा क्या, मान लो मैं आपको मिराज समझा देता हूँ। अच्छा मिराज में यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है और ऊपर जाते हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है। अच्छा यहाँ मतलब म्यू कम होता है और यहाँ म्यू ज्यादा, मैं मान लेता हूँ कि म्यू वैसे वेरी हो रहा है, तो आप पहले क्वेश्चन का डेटा भी देख सकते हो, ये रहा। आप यहाँ पर क्या बनाएंगे, वेव फ्रंट, जहां म्यू ज्यादा है वहां छोटा वेव फ्रंट और यहाँ बड़ा, इन्हें स्मूथली ज्वाइन करेंगे तो ऐसा आएगा, तो ये रे ऐसे गई, तो रे का ऊपर बैंड होना कौन एक्सप्लेन करेगा? हाइगन प्रिंसिपल।
हाइगन प्रिंसिपल, दैट इज द पावर ऑफ कॉन्सेप्ट। मैं आपको कहता हूँ एडवांस हमेशा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछता है। एक ही चीज पे मैं डिटेल में जा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको 10 क्वेश्चन करा दूं कट 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 कट, मेरा मतलब नहीं है। मैं कोई क्वेश्चन लूंगा तो उसमें पूरी कॉन्सेप्चुअल बात करूंगा, ठीक है। मैं कुछ कर रहा हूं तो आपको उसका फायदा मिले यार। बच्चे कहते हैं पीवाईक्यू करा दो, पीवाईक्यू के वीडियो ऑनलाइन बिखरे पड़े हैं, कर लो। मैंने एक चीज ली, शायद ये एग्जाम में आ जाए तो आपके लिए काम आ जाए, है ना। अब एडवांस ने एक सवाल पूछा और बहुत ही ऑसम क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। मैं उसका क्वेश्चन का डेटा, मुझे देखो मेरी मेमोरी बहुत कम है तो ऑब्वियसली बात है, हाँ, लेकिन मैं उसकी आत्मा करा दूंगा, आत्मा करा दूंगा, ठीक है। मान लीजिए एक ग्लास लैब है, एक ग्लास लैब है, एक ग्लास लैब है, ये रही, ये ग्लास लैब है। यहां से पैरेलल रेज आई, ठीक है। मतलब उसका डेटा क्या था, क्या गिवन था और क्या पूछा था मुझे नहीं पता, हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट यही यूज हुआ था जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये ग्लास लैब है, इसकी थिकनेस है टी। उन्होंने कहा था कि यहां से वाई डिस्टेंस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां से वाई डिस्टेंस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए। मतलब उन्होंने कहा था इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल है, फंक्शन ऑफ वाई की तरह, है ना, फंक्शन ऑफ वाई की तरह, वाई के साथ में वेरिएबल है और वाई सेंट्रल लाइन है, यहां से ऊपर नीचे दोनों जगह एक जैसा है, ताकि इसकी इस ग्लास लैब की फोकल लेंथ एफ आ जाए। ये क्या हो गया, ग्लास लैब की फोकल लेंथ। ग्लास लैब तो बड़ी मुश्किल से तो हमने रटी थी कि रे अगर ऐसे आएगी तो ऐसे निकल के बाहर तो पैरेलल चली जाएगी यार। बड़ी मुश्किल से तो रटा था, ये आदमी आके दिमाग खराब कर रहा है। हाँ, सामान्य सिचुएशन में ये याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सही है। यहाँ पे वेरिएबिलिटी ऐसे है, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाई और नीचे वाई दोनों सेम है, मैं ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, सिमेट्रिक है। टी थिकनेस की ग्लास स्लैब थी। हाँ, यहाँ पूरे पे वाई के साथ वेरी कर रहा है तो एक पूरा ही है, एक पूरा ही है, ठीक है। तो उन्होंने कुछ पूछा आपसे, उन्होंने कुछ पूछा, तो उसमें ये था कि यार अब आपको ये पूछना था कि फोकल लेंथ बतानी है। तो आप देखिएगा ट्विस्ट क्या है कहानी में, या इस तरह से वो रे किधर बैंड करेगी, क्या करेगी। अभी मेरे हिसाब से जेई, पिछले जेई में भी आया है शायद, पिछले जेई में भी आया है। अब वो इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मेरी बात क्लियर है? हाँ जी, अब उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्लियर? पक्का? 100%? तो अभी क्लियर है मेरी बात या नहीं क्लियर है मेरी बात? पक्का? ठीक है। अभी इसको अगर ऑप्टिक्स में डालें हम, तो ऑप्टिक्स में डालें हम, तो उसमें है क्या, यहां से ये रे इतना लेंथ चली, मैंने मान लिया, वैसे तो रे ये बैंड करने वाली है, मैंने मान लिया कि मान लो कोई स्ट्रेट रे ऐसे चली हो। मैंने क्या दिया है, एक चीज बताइए मुझे, मैंने क्या दिया है मुझे बताइए। यहां मैंने दिया है आपको एन, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अभी तो ये हो जाएगा कि इसमें रे के साथ में तो, अच्छा, इस क्वेश्चन में तो रे के साथ ये किधर बैंड करेगी, बैंड 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 करेगी। तो बैंड वाले में तो फिर ये हो जाएगा, क्योंकि सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो वो थीटा डेविएशन निकाल सकते हैं हम कि भैया ये रे किधर बैंड हुई, रे किधर बैंड हुई, किस तरफ बैंड हुई, ठीक है। तो वो तो चलो मान लीजिए एन में दे दूं, तो अभी मान लीजिए इसमें अगर मैंने स्लैब को, अच्छा, मैं कुछ अप्रोक्सीमेशंस ले रहा हूँ, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन ये है टी इज वेरी स्मॉल। अरे उनका क्वेश्चन बनाने के लिए, अगर क्वेश्चन दिया होता तो सीधे सीधे कर देता, टी इज वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। assume path of ray inside the slab is parallel to initial, ठीक है, parallel to initial। कुछ अप्रोक्सीमेशंस लेने पड़ेंगे वरना क्वेश्चन होगा नहीं, वरना अच्छा क्या होगा, अभी इसी में क्या होगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर अगर आप वेव फ्रंट्स बनाएंगे, मान लो मैं एन दे दूंगा तो वेव फ्रंट्स ऐसे बनेंगे, तो फिर वो रे बैंड कर जाएगी, ठीक है। मैं मान लेता हूँ रे ऑलमोस्ट रिमेन पैरेलल, ठीक है, जैसे आप वाईडीएससी में मानते हैं, स्लैब के अंदर ऑलमोस्ट पैरेलल मानते हैं, ठीक है। तो फिर आप इसकी फोकल लेंथ बताइए। मैंने एक अजम्पशन बोल दिया, रे इज ऑलमोस्ट रे, अज्यूम रे रिमेन पैरेलल इन द स्लैब, ठीक है। अब उन्होंने फोकल लेंथ पूछी, अब ये फोकल लेंथ पूछी है तो फिर कैसे करें, ठीक है। अच्छा, उनका एक और सवाल था कि रे किधर बैंड करेगी, वो तो मैंने समझा ही दिया, वो मैंने यहाँ समझा दिया, वो मैंने यहाँ समझा दिया, ये रहा, रे किधर बैंड करेगी, क्या करेगी, वो तो हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम उसमें फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि हमने अज्यूम कर दिया कि भाई रे अंदर ऑलमोस्ट स्लैब के, मतलब इस मेन लाइन के पैरेलल रही है। तो अगर ये रे
यहाँ मिल रही है और ये रे यहाँ मिल रही है, तो याद रखिएगा अगर इसको यहाँ मिलना है फोकल लेंथ पे, तो ध्यान रखिएगा अब वही कॉन्सेप्ट आएगा, ऑप्टिकल लेंथ सेम होनी चाहिए जो आप वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। अगर ऑप्टिकल लेंथ का कॉन्सेप्ट शायद आपको वेव ऑप्टिक्स में पता होगा, ठीक है। यहाँ पर मान लो यहाँ पर उन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था एन नॉट, यहाँ मुझे पता करना था, तो इस रे की और इस रे की ऑप्टिकल लेंथ सेम होनी चाहिए, ये फोकल लेंथ है। लेंस में क्यों होता है ऐसा, आइए बात करता हूं। ये लेंस है, लेंस में रेज देखिए क्यों फोकस पे मिलती है, क्यों फोकस पे मिलती है, तो यहां वाली रे यहां जाती है और यहां वाली रे यहां मिलती है। ध्यान रखिएगा इसकी इसको लगने वाला टाइम और इसको लगने वाला टाइम सेम होता है। अब बच्चों का दिमाग खराब होगा, सर टाइम कैसे सेम हो गया, ये लेंस ज्यादा चल रही है, देखो सर आप भी बकवास कर रहे हो, ये हाइपोटेनियस है, अच्छा थिन लेंस मान रहा हूं, ये हाइपोटेनियस है, ये देखो सर ये लेंथ ज्यादा है सर, ठीक है लेंथ ज्यादा है। एक चीज बताओ, इसने मीडियम में कम डिस्टेंस चली है, इसने मीडियम में ज्यादा डिस्टेंस है, मैं ऑप्टिकल लेंथ, तो आप खुद सोच के देखो, ये मीडियम में कम चला है तो मीडियम में स्पीड कम हो जाती है, ये मीडियम में ज़्यादा चला है तो स्पीड इसकी कम है, तो यहाँ इसको टाइम लगा, हाँ बाद में मैंने कंपनसेट कर दिया, इसको हवा में कम चलाया, इसको हवा में ज़्यादा चलाया, दोनों का टाइम सेम होना चाहिए, मतलब जितना टाइम इसको लगेगा उतना ही टाइम में ये पहुंचनी चाहिए, सीधी सी बात है। यही लेंस में होता है, अगर इसका टाइम टी है तो इसका टाइम भी टी होना चाहिए, या आप कह सकते हो बोथ हैव सेम ऑप्टिकल लेंथ, या ऑप्टिकल लेंथ सेम होनी चाहिए या टाइम सेम कर दो, यू गॉट योर आंसर, एन एज अ फंक्शन ऑफ वाई आ जाएगा। अब बोलेंगे सर कैसे, चलिए ऑप्टिकल लेंथ बराबर कर लो, अच्छा ऑप्टिकल लेंथ कॉन्सेप्ट समझ में आता है, और नहीं तो टाइम बराबर कर लो, दोनों में से जो भी चीज आपको टाइम कंफर्टेबल लगता है तो वो कर लो, यहाँ स्पीड है सी, यहाँ स्पीड सी बाय एन हो जाएगी, जो भी एन है, तो टाइम कंपेयर कर लो, या ऑप्टिकल लेंथ वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ऑप्टिकल लेंथ इस यहाँ से यहाँ तक तो ये पूरा सेम था ना, यहाँ से यहाँ तक की ऑप्टिकल लेंथ इसकी होगी एन नॉट इंटू टी। अच्छा ये ऑप्टिकल लेंथ होती है जितना भी आप किसी मीडियम में चले हो, मान लो किसी को ऑप्टिकल लेंथ नहीं आती तो लास्ट मोमेंट बता देता हूं, वैसे तो वेव ऑप्टिक्स में बहुत काम की चीज है, अगर आप किसी मीडियम एन में एल चले हो तो आपकी ऑप्टिकल लेंथ है एन इंटू एल विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, और मैं वैक्यूम का रेस्पेक्ट नहीं करता हूं, फिक्स रेफरेंस। अगर आप किसी मीडियम में एल लेंथ चले हो तो ऑप्टिकल लेंथ होती है एन इंटू एल, तो एन नॉट इंटू टी प्लस एफ बराबर, यहां मैं चलाऊं एन इंटू टी प्लस ये वाली डिस्टेंस कितना चलाऊं अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, एन एज ए फंक्शन ऑफ वाई आ गया, खत्म सवाल, एन एज ए फंक्शन ऑफ वाई आ गया। बोलेंगे सर कैसे, या फोकल लेंथ आ गई, फोकल लेंथ दी हुई हो, अगर मैंने आपको एन एज ए फंक्शन ऑफ वाई दे रखा है तो फोकल लेंथ आ गई, और फोकल लेंथ दे रखी तो एन आ गया, मुद्दा ये था। तो मैंने पूरे कॉन्सेप्ट कवर करवा दिए रे किधर, अच्छा यहाँ मैंने थिकनेस को बहुत स्मॉल ले लिया, मैंने कहा ऑलमोस्ट पैरेलल रही, क्लियर है मेरी बात 100%। अभी एक कॉन्सेप्ट पे हमने 1 घंटा निकाल दिया, ठीक है ऐसा ही होता है। अगला कॉन्सेप्ट भी जेई ने पैराग्राफ पूछा है मेटा मटेरियल पे, है ना, तो उसी की बात करने आया हूं मैं, बहुत लल्लू है, प्लस एक हाइगेन का उसमें तड़का भी है, तो इसलिए क्वेश्चन पिक किया है ताकि दो चीजें कवर हो जाए, क्लियर, ठीक है। तो क्या पिछली वाली चीजें समझ में आई या नहीं आई, आई, और लेंस में भी ये लगता है ऑप्टिकल लेंथ को बराबर करते हैं, ठीक है। चलिए अब आइए इसमें क्वेश्चन पढ़िए। अब आप बोलेंगे सर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जेई फिजिक्स में डराने के लिए बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ देती है, अभी कुछ समय से शांत है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि वो शांत रहने वाली है। चलिए बहुत लंबा सवाल है, पॉज किए बिना मत पढ़ना, और इस सवाल में सिर्फ काम की इंफॉर्मेशन है। देखिए मैंने तो देख रखा है, मैंने तो क्वेश्चन डाला है पीपीटी में, है ना, तो थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है, उस हिसाब से तो पिक किया है। अरे क्वेश्चन छांटता हूँ मैं कि भाई किस क्वेश्चन से क्या बच्चों को बेनिफिट मिल सकता है, यहाँ सिर्फ ये बोला गया है, जो मोटी मोटी बात है मैं समझा देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि हमने कुछ चीज़ें
डिस्कवर की कि भाई जैसे एक चीज बताइए, यहाँ आपको सबको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट होती है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। ये तो ईएम वेव में आना ही चाहिए। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, एरर, यूडी और ईएम वेव जरूर करके जाना। एरर, यूडी, ईएम वेव। कोई ना कोई बच्चा टाइम स्टैम्प लगा देना, अगर कोई बच्चा तक मेरी बात पहुंच रही हो तो टाइम स्टैम्प लगा देना कि ये सर ने यहाँ कुछ बोला है, जरूर सुने। तो एरर, यूडी और ईएम वेव जरूर पढ़ के जाइए। ईएम वेव नया नया ताजा ताजा जेई का शिकार है। पिछली बार भी सवाल आया है, इस बार भी आएगा और बहुत आसान है। अब बोलेंगे सर कहाँ से करें? ईएम वेव के लिए अभी जेई के लिए नया क्वेश्चन, नई चीज है, तो जेई बहुत एक्सप्लोर नहीं मतलब बहुत घुमाने वाली नहीं है, तो आपके लिए वो बोनस टाइप होने वाला है, मतलब आसानी से होने वाला है। ईएम वेव का मेरा मंजिल कमबैक सीरीज में एक लेक्चर है ईएम वेव, वहाँ मैंने बहुत शिद्दत से चीज़ें बताई, क्योंकि ईएम वेव में भी जेई मेंस भी बहुत अच्छा पूछती है। जेईई मेंस भी बहुत अच्छा पूछती है, वाक़ई में बहुत अच्छे ऑसम क्वेश्चंस पूछती है। मतलब कई बार तो मुझे ताज्जुब होता था कि वो वेव में इतने शानदार क्वेश्चन पूछती है इक्वेशन में, जितने जेईई एडवांस ने आज तक स्ट्रिंग और साउंड वेव में पूछे ही नहीं, आज तक नहीं पूछे। अब जो पेपर हो जाए वो मुझे नहीं पता। मैं ये जब बोल रहा हूँ उस दिन की डेट देख लेना, अभी 2025 का पेपर हुआ नहीं है, उस दिन आ जाए बच्चे बोले, तो वो आपको स्ट्रिंग वेव साउंड की इक्वेशन में भी फायदा देगा। इक्वेशन तो इक्वेशन है, वेव है, कोई भी वेव हो, ट्रैवलिंग वेव। तो ईएम वेव का लेक्चर पूरा देखिएगा, उसके एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि जो जे एडवांस का क्वेश्चन आया था उसकी ग्रेविटी लगभग उतनी ही थी। तो ईएम वेव को भी मैंने बहुत डिटेल में बताया था, और वहां भी मैंने ये कमेंट किया था कि आप इसे एडवांस के लिए भी कर सकते हैं, तो वो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। प्लस एरर और यूडी का लेक्चर भी देख लीजिएगा। यूनिट एंड डायमेंशन में पूरी बहुत सारी पीपीटीज है कि जिसमें सारी मैंने टर्म्स छोड़ी हैं। उन सारे टर्म्स की आपको डायमेंशंस वगैरह ध्यान रखनी है। तो यूडी, एरर और ईएम वेव कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मंजिल कमबैक से करें। हाँ, आप कहीं और से कर रहे हैं, कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईएम वेव को कतई छोड़ के मत जाइएगा। मुझे लग रहा है कि सवाल आएगा ही। मुझे लग रहा है सवाल आएगा ही। क्लियर है? ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट है 1/this, वेलोसिटी है, और कई सारे बच्चों का होगा कि सर हमें आता है। कोई बात नहीं, मैंने कहा मना किया? मैंने कहा नहीं आता तो छोड़ना मत। इसको लिखते हैं म्यू आर म्यू नॉट एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। ये रहा। तो अच्छा, ये म्यू नॉट एप्सिलॉन होते हैं वैक्यूम की परमेबिलिटी और परमेबिलिटी, मतलब ऑर्डर से बोल देता हूँ, ये परमेबिलिटी, ये परमिटिविटी। ये म्यू होता है मीडियम की परमेबिलिटी और वो परमिटिविटी मीडियम की, और ये होता है आपके रिलेटिव। तो हम म्यू को लिखते हैं म्यू आर इंटू म्यू नॉट, और इसको एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये बन जाता है v बराबर c/रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। और मुझे पता है वेलोसिटी एक और चीज के बराबर होती है c/n। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम याद रखने का है, रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर होता है। रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर होता है। इज इट क्लियर? है ना? रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज ओनली डिपेंड ऑन टू थिंग्स, एप्सिलॉन आर एंड म्यू आर। बाकी सब भाड़ में गया, और किसी पे डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है स्पीड ऑफ लाइट, और किसी पे नहीं करती। डेंसिटी वेंसिटी पे नहीं करती। तो म्यू आर एप्सिलॉन आर, दैट्स ऑल। हाँ, किसी दिन वो लेंस के सवाल में फंसा दें कि म्यू आर एप्सिलॉन आर दे रखा है, मतलब आपको म्यू आर दे दिया, मान लीजिए कुछ दे दिया, कुछ भी दे दें, मान लो 2 दे दिया, और एप्सिलॉन आर दे दिया मान लीजिए 3, तो 2 इंटू 3 तो √6 आपको इनडायरेक्टली दे दिया। अब लेंस की फोकल लेंथ लगाओ, तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए। अब क्या होता है इसमें, एक बहुत अच्छी चीज है साइंस में, हम हमेशा क्वेश्चन करते हैं, हम ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करते। हम कहते हैं कि यार जब रूट निकाल रहे हो तो 2 आंसर संभव है ना। मुझे पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैग्नीट्यूड जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, 1 से तो बड़ा ही होगा, ठीक है। लेकिन लोगों ने कहा कि यार मैथ्स आंसर दे रही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि अगर मैं रूट निकाल रहा हूं तो प्लस माइनस भी तो है ना। अब वो मैथ्स वाले फंक्शन को वन टू मैनी उसके चक्कर में, या इनवर्स फंक्शन करने के चक्कर में प्लस बता जो भी करते हैं, अपने पास तो ये है ना कि यार हम तो मैथ्स को फिजिकल वर्ल्ड में लगा रहे हैं। तो 2 आंसर्स पॉसिबल हैं। हाँ, दुनिया मानती थी कि एक ही है, लेकिन 2 आंसर्स पॉसिबल है। तो वो कह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस क्यों नहीं आ सकता? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस क्यों नहीं आ सकता? जैसे मान लो मैं एक थोड़ा सा ऐसा डेटा ले रहा हूँ जो शायद रिलेवेंट ना हो, ठीक है। मान लो जैसे ये ले लेता हूँ, थोड़ा रिलेवेंट भी बना लेते हैं। एप्सिलॉन आर मान लो
1.5 है। लोगों ने कहा कि यार n की वैल्यू √3 ही क्यों है, n की वैल्यू तो प्लस माइनस √3 होनी चाहिए ना। ठीक है, तो इस पे बहुत ढूंढा गया कि यार प्लस √3 तो मिल रहा है, माइनस √3 भी तो होनी चाहिए कि ऐसा मीडियम भी हो कि यार एप्सिलॉन आर भी नेगेटिव हो, म्यू आर भी नेगेटिव हो। इसे मेटा मटेरियल दिया गया, ये जेई ने एक पैराग्राफ दिया था। ये ऑब्वियसली बात है, वाकई में रिसर्च का पॉइंट है, तो मैं उसी को समझा रहा हूँ। तो अब हम ये कह रहे हैं कि दोनों हो सकता है, आपको नॉर्मल डेज में नॉर्मल लाइफ में नहीं लगाना है, जब तक जेई ना बोले, अपनी तरफ से पंगे नहीं लगाने। तो उन्होंने कहा कि दोनों हो सकता है। हाँ, दोनों केस में मॉड एन मेरा √3 है, और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो c बाई मॉड एन ही आएगी। ये जेई ने पूछा था समझा के कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी। स्पीड तो पॉजिटिव नंबर है तो स्पीड वही है, बस ये एन नेगेटिव किसको दिखाएगा मैं वो बता रहा हूँ। एन अगर पॉजिटिव है, इतना ही क्वेश्चन है, दैट्स ऑल। ठीक है, और एन अगर नेगेटिव है तो क्या है, उनकी आई भी चीज है, तो मैं उसको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एन पॉजिटिव है तो रे अगर यहां से आई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो नॉर्मल के इधर जाएगी, दैट्स ऑल। ठीक है, क्यों? जब आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे, आप बोलेंगे सर स्नेल्स लॉ यहाँ बिल्कुल वैलिड है। मैंने अगेन कहा, देखिए कहाँ वैलिड नहीं है वो एक्सेप्शन में बता चुका हूँ। जब बीम ऑफ लाइट आए और बीम ऑफ लाइट के हर रे को एट ए टाइम सेम टाइम पे अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिले, कब कौन सा टूल लगाना है पता होना चाहिए, देन एंड ओनली देन आपको नहीं लगाना। यहाँ तो पूरा मीडियम एक है, यहाँ पूरा मीडियम एक है। तो यहाँ आप देखेंगे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। मान लीजिए हवा है, ये एयर है, और ये अपना मीडियम है। मैंने एन को पॉजिटिव लिया, तो ये पॉजिटिव, आई पॉजिटिव, तो आर भी पॉजिटिव आएगा, ये रहा। लेकिन अगर एन नेगेटिव है, तो आप देखेंगे N1 1 है, हवा है, N2 नेगेटिव है, तो आर नेगेटिव आएगा यूजुअल से। नेगेटिव आएगा, इसके मतलब ये होता है कि रे यहां थी, वो इधर ही बैंड हो जाएगी, बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। ध्यान रखिएगा, दोनों डायग्राम्स में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। इसमें नॉर्मल के इधर उधर होती है, इसमें नॉर्मल के इस तरफ आ जाएगी, दैट्स इट। बाकी स्पीड वही रहने वाली है, बाकी सारे कांड वही होने वाले, दैट्स इट। सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है। तो उस क्वेश्चन से जो मैंने जूस निकाला, उस जूस को इस पैराग्राफ में डाला है, और कुछ और पूछ लिया, तो दोनों चीजें कवर हो गई, वो कॉन्सेप्ट भी कवर हो गया अजीबोगरीब वाला। अब 2 लेंस दिए हैं, फाइनल इमेज क्या बनेगी, ये सब आप बना चुके हो, कर चुके हो, तो उसमें तो प्रैक्टिस वाली बात है, उसमें तो थोड़ा प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? अब पहला सवाल पढ़िए। दिखने में गंदा है, बहुत आसान सवाल है, जनरली ये जितने भी गंदे पैराग्राफ आते हैं बहुत आसान होते हैं। अच्छा, हो सकता है एन पॉजिटिव भी आ जाए, अगर एन पॉजिटिव आ रहा है तो क्या करेंगे, एन नेगेटिव आ रहा है तो क्या करेंगे। अभी देखिए, वो कह रहा है कि एप्सिलॉन आर और म्यू आर अगर नेगेटिव है, या हमने कहा कि भाई रिलेटिव परमिबिलिटी, वो नेगेटिव का एक कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ एन नेगेटिव है, क्योंकि कई बार एप्सिलॉन आर नेगेटिव का मतलब कुछ अजीब सा मतलब लगाने लग जाते हैं लोग। मैं तो कह रहा हूँ क्योंकि लोग कहते हैं एप्सिलॉन आर 1 से छोटा नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूँ मॉड वाली बात हो रही है, मॉड बेटा। मान लो हाइपोथेटिकली उन्होंने दिया, तो हमें तो क्या करना, मैं तो ठीक है। तो ये रहा, डी डिनोट द लेंथ, देन ठीक है। देखिए, आपने एक चीज नोट की, उन्होंने जब डायग्राम बनाया तो रे को उसी तरफ डाला है, दैट्स ऑल। ठीक है, अब उन्होंने कहा है सी डी, एक मिनट, सी डी लेंथ ये रही और ए ई लेंथ ये रही, इन दोनों का जो अंतर है वो ये होगा। ठीक है, बहुत लल्लू सवाल है, इवन आपके एनसीईआरटी में जो डेरिवेशन है ना, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का हाइगेंस है, ये वही है, खत्म बात, कुछ नहीं है, बहुत ही निहायत लल्लू चीज है। सुनना, हाँ देखने में डरावना लग रहा है। देखिए, यहां से रे आई, ये वेव फ्रंट आया, ये वेव फ्रंट एक साथ चल रहा था, ठीक है। ये कितनी देर पहले, देखो बहुत सिंपल सा रूल है, शायद आपने डेरिवेशन पढ़ा हो तो मेरे हिसाब से आपको पता होगा सब कुछ बेसिक से ही। ये रहा, है ना। होता क्या है, हाइगेन कहता है कि जो भी वेव फ्रंट आएगा उसका हर पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट की तरह काम करेगा, तो ये पहले पहुंच जाएगा भैया, ये शायद बाद में पहुंचेगा, और कितनी देर बाद में पहुंचेगा, मान लो इसमें स्पीड है इसकी v, तो ये मान लो t टाइम बाद पहुंचा, तो ये दूरी कितनी होगी, v1t। अगर इन दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस t है का है तो
टाइम के साथ क्यों खेल रहा हूँ, क्योंकि टाइम तो हम आइंस्टाइन रिलेटिविटी नहीं लगा रहे, टाइम हर जगह सेम स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट, अच्छा, ये वाला अपने वाइब्रेशंस क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। एक चीज खुद सोचो, यहां से एक वेव फ्रंट आया, यहां से कोई डिस्टर्बेंस आया, पहले वो सरफेस से टकराया तो ये अपनी वेव्स पैदा करना चालू कर देगा। ये तब तक नहीं करेगा जब तक कि इसको वेव मिलेगी नहीं, ये बाद में करेगा। और ये आपके एनसीईआरटी में मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का डेरिवेशन है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। उन्होंने उस तरफ किया था, अपन ने इधर कर दिया, दैट्स ऑल। तो बेसिक को मेटा के साथ फंसाया है, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि ये जो है ये ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में गैप कितना आएगा, गैप, ठीक है। उन्होंने एक वेव फ्रंट बनाया है और उसमें डिफरेंस पूछा है, बस वही तो पूछा है, ये रहा, ये डिफरेंस कितना आएगा। तो एक चीज बताओ, इसको पहले मिल गया था, इसको टी टाइम बाद मिला। अरे इसको डिस्टर्बेंस पहले मिल गया था, अरे वेव फ्रंट ऐसे आ रहा है, ऐसे, इसको पहले मिल गया तो इसने यहां से वाइब्रेशंस क्रिएट कर दिए, इसको बाद में मिला, टी टाइम बाद में मिला। तो इसको पहले मिल गया तो इसने इमिट करना चालू कर दिया, इसको टी टाइम बाद मिला है, ठीक है। तो इसकी वेव्स तो भाग गई, मान लो यहाँ v1 स्पीड थी, यहाँ v2 स्पीड थी, अब वो v2 स्पीड से भाग रही है, तो इसकी कितनी पीछे, टाइम t पीछे। लेकिन अगर मैं स्पीड में देखूं तो v2t। ये इवन आपके सिंपल क्वेश्चन का भी आंसर है, अगर ये इधर हो जाए तो। ये जेई में बिल्कुल आ सकता है, दो वेव फ्रंट्स के बीच में गैप यहाँ इतना है तो यहाँ कितना है, बताइए। गैप चेंज हो जाता है, उसी को वेवलेंथ बोलते हैं। मुझे कहता है कुछ समझ नहीं आ रहा, तोते उड़ा रहे हो। तीनों चीजें मिक्स चल रही है, रे, वेव फ्रंट और वेव, रे, वेव फ्रंट और वेव। रे होती है बेटा ये, वेव होती है ये, और वेव फ्रंट होते हैं ये ऐसे क्रस्ट। तो दो वेव फ्रंट्स के कॉन्जिक्यूटिव बीच की डिस्टेंस लैम्डा के प्रोपोर्शनल होती है। अब वो अलग अलग बंदों की मर्जी होती है, कोई एक क्रस्ट पे एक तरफ पे बना दे तो लैम्डा बाई 2 हो गई, कोई एक क्रस्ट और क्रस्ट बनाए तो लैम्डा, लेकिन लैम्डा के प्रोपोर्शनल होती है। तो बताइए क्या मीडियम चेंज होने पे लैम्डा चेंज नहीं होती? तो जिस प्रोपोर्शन में लैम्डा चेंज होगी उसी में उन दोनों की डिस्टेंस चेंज होगी, सिंपल कह लो ऐसे, ठीक है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आई बात समझ है? मुझे कहेंगे दिमाग खराब कर रहे हैं एमएसटी सर, पता नहीं क्या कर रहे हैं। हाँ यार सही बात है यार। अरे मैं कई बार क्या होता है कि भूल जाता हूँ कि अपने लेक्चर का नाम है कट्टर नर्सरी क्लास लेक्चर। अब नर्सरी क्लास के बच्चों को ये सब बताऊंगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा यार, कट्टर नर्सरी का लेक्चर चल रहा है ना यार, सॉरी, थोड़ी दया दिखानी चाहिए यार। नर्सरी होती है ना, सबसे छोटी कौन सी क्लास होती है? नर्सरी बोलते हैं ना, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी ऐसे होता है शायद। मैं तो एकदम कट्टर नर्सरी क्लास चल रही है, या कट्टर किंडरगार्टन क्लास चल रही है, नर्सरी से भी नीचे कट्टर किंडरगार्टन क्लास चल रही है। वहां एमएसटी सर ये सारी फालतू बातें कर रहे हैं, क्या हो गया, ये पावड़े हैं। उन्होंने यही चीज पूछी है, उन्होंने मेरे हिसाब से तो ये पूछा है, सीडी सीडी दूरी और ए दूरी के बीच में अंतर क्या है, मतलब वो वेव फ्रंट में अंतर क्या है, यही तो पूछा है बस। तो ये कितना डिफरेंस है, तो मेरे हिसाब से सीधा सीधा, अच्छा इन्होंने डी सिंबल लिखा है तो मैं डी लिख देता हूँ। तो सिंपल सा सवाल है, इवन एनसीईआरटी के बेस पे भी कर सकते हो। ये डिस्टेंस आएगी v2 इंटू टी, दैट्स ऑल, क्लियर। अब बोलेंगे सर टी तो दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, उन्होंने ये लेंथ तो दी है ना, इस लेंथ के टर्म में लिख सकता हूँ v2 बाई v1 इंटू लेंथ, दैट्स ऑल। अब v2 बाई v1 क्या होगा, तो ये ऊपर वाला दे रखा है हवा, तो ये हो गई c और ये हो गई v इंटू एल, इसको ये बोल रहे हैं dbc, तो c बाई v, तो dbc बाई n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, आंसर है। और वैसे भी ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा बोलता हूँ यहाँ वाला गैप और यहाँ वाला गैप हमेशा, ये वाला गैप L1 मान लो, ये वाला गैप L2 मान लो, ऑलवेज L1 बाई L2 आएगा आपका V1 बाई V2, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। दो वेव फ्रंट्स के बीच की डिस्टेंस अगर रिफ्रैक्शन लाइन चेंज हो रही है तो ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जेईई मेंस तक के हिसाब से, ठीक है, एनसीईआरटी में है। तो दो वेव फ्रंट्स के बीच में यहाँ गैप 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ कितना है, ये मेटा छोड़ो, मैं तो सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ। जिस रेशियो में वेवलेंथ चेंज होगी उसी रेशियो में लेंथ चेंज होगी। बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे लिख दिया, तो v इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी मीडियम चेंज होने पे चेंज नहीं होती, दैट्स ऑल। तो जिस रेशियो में लैम्डा चेंज होगा उसी रेशियो में आपका ये वेव फ्रंट्स के बीच का गैप चेंज हो जाएगा। वो भी लिख सकते थे सेम, वही क्वेश्चन वेव फ्रंट्स के बीच का गैप ही पूछा है,
अंदाज से बयान अलग है, प्लस मेटा के साथ फंसा दिया, इतने में दिमाग खराब हो जाता है बच्चे। तो कॉन्फिडेंस लाना चाह रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा बातें कर रहा हूँ। अगला देख लीजिए, ढंग से देख लीजिए। तो कट्टर नर्सरी का लेक्चर चल रहा है। ठीक है, अब जब मैंने सॉल्व कर दिया तो आसान लगता है। देखिए बच्चों को लगता है क्या एडवांस ऐसा आता है, ऐसा ही आता है, ऐसा ही आता है। उनके जब अननोन क्वेश्चन पेपर में आए थे ना, तो टफ लगे थे सबको। जब उसका सॉल्यूशन आ गया मार्केट में, वीडियोस बन जाते हैं, तब कहता है कि देखो कितना आसान क्वेश्चन है। हाँ, तब बोला जाता है, बिल्कुल बोला जाता है तभी। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है तब वहाँ टफ लगता है यार, बच्चे के बारे में सोच के देखो, वहीं पे उसे करना है, कितना मुश्किल। तो वही चीज़ के लिए मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ। कई बार आपको सिंपल कॉन्संट्रेट करना है कि यार क्या दिया हुआ है, कि अच्छा ये तो वेव फ्रंट्स के बीच का गैप ही है, और वही क्वेश्चंस के थ्रू अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगला देखिए क्वेश्चन पढ़िए, करेक्ट द दिस। ठीक है, करेक्ट दिस। करेक्ट दिस। ठीक है, क्या आएगा मुझे बताइए। आपको अगर ये म्यू आर एप्सिलॉन आर छोटा है वंस, मतलब ये नेगेटिव है, तो कह रहे हैं एन नेगेटिव लेंगे हम। ठीक है, मान लिया, उनका आप पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, उन्होंने यही कहा है। तो इसका मतलब है कि आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है पूरे पैराग्राफ में, और पैराग्राफ डिस्ट्रॉय। आफ्टर रिफ्रैक्शन रे बेंड टूवर्ड नॉर्मल। हाँ, डेंसर होगा तो डेफिनेटली टूवर्ड नॉर्मल, वही रूल लगेंगे, बाकी सारे रूल वही है। सिर्फ एक डिफरेंस है कि हम आर को उधर बनाते थे, इधर बनाएंगे, दैट्स ऑल एंड नथिंग एल्स। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें यहाँ चेक चेक हो रहा है, इसमें यहाँ गलत हो रहा है। अरे ये नॉर्मल के ऑपोजिट साइड बन गई, तो यहाँ सही था, यहाँ गलत है। इसमें यहाँ यही गलत है, ये नॉर्मल के इधर है, ये नॉर्मल के उधर है। अरे नॉर्मल के एक ही साइड होनी चाहिए, ये सही है। तो एक गलती दे रही है ना। ये सीधा यहाँ तो चलो ये ठीक है, ये तो सीधे आएगी तो सीधे जाएगी, यहाँ गलत हो गया, ये नॉर्मल के ऑपोजिट साइड होने चाहिए। ठीक है, फिर यही बचा भैया, ये नॉर्मल के एक ही तरफ है, अच्छा दोनों नॉर्मल, ये भी नॉर्मल के एक ही तरफ है। सीधा आंसर खत्म। कितना हलवा सवाल है, समझने के नंबर है, ये बड़े बड़े पैराग्राफ आते हैं, समझने के नंबर होते हैं। और बहुत बेसिक बेसिक बातें लगानी है, बहुत बेसिक बेसिक बातें लगानी है। चले आगे, आओ। अगला सवाल क्या है, एम्पलीट्यूड। ये भी ऑसम क्वेश्चन है, दिखने में तो बढ़िया लग रहा है। यहाँ भी मैंने कोई कॉन्सेप्ट सोचा होगा। सवाल क्या है, अ मोनोक्रोमेटिक लाइट डट 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 डट। यहाँ भी कुछ ना कुछ सोचा ही है मैंने, बिल्कुल सोचा है। क्वेश्चन को डाला है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो विचार किया ही होगा मैंने कि क्या बच्चों को सोचना सिखाऊंगा क्वेश्चन से। बताइए क्या सोचना सीखेंगे। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, लेंस ऑसिलेट कर रहा है। लेंस जेई बहुत बार ऑसिलेट करा चुकी है, बहुत बार ऑसिलेट करा चुकी है, बहुत बार। ठीक है, बहुत बार ऑसिलेट करा दिया। ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे ऑसिलेट कराया, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कराया, हम ऐसे ऐसे ऑसिलेट। आइए मजे लेते हैं। ठीक है, मतलब ये चश्मा पहना हुआ है, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो चुका है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो चुका है, अब हम ऐसे ऐसे ऑसिलेट कराएंगे। समझ गए, ऐसे ऐसे, मजा आएगा। ठीक है, सुनिए, a monochromatic light strike a convex lens AB. Convex lens oscillates such that AB tilt up to small theta on either side of y-axis. थीटा उन्होंने रेडियन में दिया, डिग्री में देता भैया अपन पाई बाय 180 मल्टीप्लाई कर देते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इमेज विल बी, इमेज जो होगी, अब अभी कहाँ रे मिल रही है वो तो पता ही है, फोकल लेंथ। ठीक है, इस क्वेश्चन को हटाते हैं, अभी पहले बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि बात के लिए तो है। सुनिएगा, ये आपका लेंस है, ये आपका लेंस है। देखिए, मिरर में आप पोल कहीं भी मान सकते हैं अपनी मर्जी से, स्पेरिकल मिरर कहीं मानो। ठीक है, हाँ, पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन वैलिड होना चाहिए। ठीक है, मिरर में आप कहीं भी पोल मानो चलता है, लेंस में आप कहीं पोल नहीं मान सकते। लेंस में पोल सिर्फ वही माना जाता है जहाँ दोनों सरफेस पैरेलल होती है, ये है बेसिक बात। मिरर में आपका जहां मन करे वहां पोल मान लो,
लेंस में नहीं होता बेटा ऐसा। लेंस में जहां दो सरफेसेस पैरेलल हैं वही पोल होगा। क्यों? लेंस को हम समझते ही ऐसे हैं, लेंस को समझा ही ऐसे जाता है कि हम इसे बहुत सारे प्रिज्म प्लस वन पैरेलल स्लैब में काटते हैं। ये बीच में एक पैरेलल स्लैब आती है और बाकी सारे लेंस, आप बोलेंगे सर ये सॉरी बाकी सारे प्रिज्म है। ये प्रिज्म थोड़ी, ये प्रिज्म है यार। एक चीज बताओ, चलो ये प्रिज्म है, यहां से कोई रे आई, वो अंदर गई और फिर ऐसे गई, ठीक है। मैंने ऊपर वाला पोर्शन उड़ा दिया, रे सिर्फ ऐसे इतने में गई। इस रे को क्या पता, इस नादान रे को क्या पता कि ऊपर वाला हिस्सा उड़ा दिया, क्या फर्क पड़ता है। और जेई ने ऐसे क्वेश्चन भी दिए हैं और उसमें पूछा है मिनिमम डेविएशन। बातों में बहुत सारी बातें निकलती है, मिनिमम डेविएशन बच्चा कहता है प्रिज्म सिखाया था सर ने। अबे ये प्रिज्म है, ये तो ऐसा गंदा सा डेटा भी दे चुके, बता रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे साथ थोड़ा सा गड़बड़ है कि मैं बातों में दूर निकल जाता हूँ। ये ऐसे गंदा सा डेटा भी देती है, ये ऐसे दिया था उन्होंने, ऐसे उनका यहाँ रे आई, फिर वो इस फेस पे टकराई, ये उन्होंने बता दिया, इस फेस पे टकराई। मिनिमम डेविएशन का केस बताओ। बच्चों को लगता है कि ये हमारे सर ने बेवकूफ़ बनाया, ट्रायंगुलर प्रिज्म सिखाया, यहाँ तो कॉलेटर आ गया, ठीक है। ये प्रिज्म ही है बेटा, टूटा प्रिज्म है। इस नादान रे को क्या पता ऊपर कुछ है या नहीं है। अरे प्लेन मिरर बहुत बड़ा सा था, आप यहाँ फेस देख रहे थे, ऊपर वाला प्लेन मिरर टूट भी गया तो भी नीचे वाला प्लेन मिरर तो वैसे ही काम करेगा। भाई डेड ऑब्जेक्ट है, इनको क्या पता, ये तो वैसे ही चले गिरे। तो ये प्रिज्म ही है, ठीक है। तो अब क्या है, आप इसे बहुत सारे प्रिज्म में बांटते हैं, बहुत सारे प्रिज्म में बांटते हैं, ठीक है। ये सारे प्रिज्म रे को बेस की तरफ बेंड करते हैं ऐसे, पैरेलल स्लैब से रे सीधे निकलती है, यहाँ डेविएट नहीं होती। तो बीच वाला पोर्शन पैरेलल स्लैब होता है। तो ध्यान रखिएगा, लेंस का फोकस हमेशा वहां होता है जहां दोनों सरफेस एक दूसरे के पैरेलल है। चाहे आप कॉनकेव ले लीजिए, जहां दोनों सरफेस एक दूसरे के पैरेलल होगी वहीं फोकस होगा। आप कॉन्वेक्स ले लीजिए, जहां पैरेलल होगी वहीं फोकस होगा। तो फोकस की अलग अलग डिवाइस नहीं, अरे यार मैं क्या बोल रहा हूं, वहां पोल होगा, पोल होगा, पोल होगा, पोल होगा, जहां दोनों सरफेस पैरेलल होगी वहां पोल होगा। कई बार वो स्लिप ऑफ टंग आ जाती है, जहां दोनों सरफेस पैरेलल होगी वहां पोल होगा, ठीक है। क्लियर, पक्की बात, ठीक है। डन डन डन। तो अब पोल को हम पैरेलल स्लैब मानते हैं, मतलब दोनों सरफेस पैरेलल है तो वहां पे पैरेलल स्लैब है, तो वहां से रे अनडिविटेड जाती है। ये ही रीजन होता है भाई, अनडिविडेड क्यों जाती है उसका रीजन हम समझाते हैं। अनडिविडेड क्योंकि पैरेलल स्लैब है। आप बोलेंगे अच्छा पैरेलल स्लैब तो पता ही है, पैरेलल स्लैब से नेट डिवीजन 0 होता है, ऐसे ये ऐसे जाती है। क्लियर। अब यही चीज की इंपॉर्टेंस है। तो अगर आप लेंस को ऊपर नीचे ऐसे लेंस को काटते भी हैं, कई बार क्वेश्चन में ऐसे काटते हैं, इतना पोर्शन काट दिया और मैंने काम ले लिया, यहाँ याद रखिएगा, ये लेंस याद रखेगा कि मेरा पोल कहाँ है, क्योंकि ये पोल कतई नहीं है इसका। अगर आपने सिर्फ इतना पोर्शन काट दिया, ये वाला पॉइंट कतई पोल नहीं है। पोल इसका अभी भी जैसे 2 सेंटीमीटर ऊपर है तो 2 सेंटीमीटर नीचे ही होगा और उससे जाने वाली लाइन ही प्रिंसिपल एक्सिस होगी। पोल वही होगा जब दोनों सर्फेस पैरेलल। आप बोलेंगे सर अगर पैरेलल नहीं है, ऐसे सर्फेस है, तो उसे इमेजिन करके पैरेलल करो। ये 2 सेंटीमीटर, इसको इतना सा हिस्सा काट के अगर लगाया जाए, लेंस कातिल चीज है, तो पोल अभी भी 2 सेंटीमीटर नीचे ही रहने वाला। क्लियर है मेरी बात? हाँ जी, 2 सेंटीमीटर नीचे ही रहने वाला है, ठीक बात। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक बात मैंने 3-3 4-4 बातें बता दी, आप आराम से लेक्चर नोट करके समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं, पोल से जाने वाली रे अनडिविडेड होती है। तो अगर आप लेंस को ऊपर नीचे करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर नीचे होगी, लेकिन अगर आप सिर्फ लेंस को घुमा रहे हैं, अगर आप लेंस को घुमा रहे हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस घूम जाएगी। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा इसके परपेंडिकुलर होती है। अगर इसमें प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे है और अगर आपने लेंस को घुमा दिया तो याद रखिएगा प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, जाएगी पोल से ही और हमेशा लेंस के परपेंडिकुलर होगी। प्रिंसिपल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू डिवाइस, ठीक है, ऐसे रहेगी। प्रिंसिपल एक्सिस घूमेगी, घूमेगी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। क्लियर है पहली चीज, पहला पॉइंट। फिर एक और पॉइंट ले रहा हूं मैं, एक और पॉइंट पे आ रहा हूं। अगला पॉइंट है मेरा, ये तो हो गया मेरा सेकंड पॉइंट पे मैं आ रहा हूं, पहला पॉइंट कवर कर चुका हूं। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, अगर 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 लेंस पर रेस पैरेलल आ रही है से, अगर लेंस पर रेस पैरेलल आ रही है ऐसे, तो कहां मिलती है? आप बोलेंगे सर बहुत आसान है सर, फोकस, बिल्कुल सही बात।
बिल्कुल सही बात। दो कॉन्सेप्ट जो यूज कर रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट जो यूज कर रहा हूं पहले वो सिखाऊंगा। अरे तभी तो मतलब है भैया, ठीक है। फोकस में मिलती है, बहुत बढ़िया। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, शानदार बेटा, बढ़िया। अगर मान लीजिए इसी लेंस पर रेस पैरेलल आई, अगर पैरेलल आई लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से थीटा एंगल पर आई, और थीटा ऑब्वियसली बात है छोटा है, मैं पैराक्सियल मानने वाला हूं यार, तो कहां मिलेगी? तो रे कहां मिलेगी? याद रखिएगा, फोकस की परिभाषा बहुत बड़ी होती है, ठीक है। इफ रेस, और पैराक्सियल के लिए ही बात कर रहा हूं, ये मैं मान के चल रहा हूं, इफ parallel rays are incident on any spherical mirror or lens, then point of intersection of reflected or refracted rays lies in focal plane. That is the definition of focus. मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ, वापस बोल रहा हूँ। if parallel rays are incident on spherical mirror or lens, आपके सिलेबस में दो बड़े बड़े जाइंट है, spherical mirror और lens. If parallel rays are incident on spherical mirror or lens, then after reflection, mirror में reflection, lens में refraction, point of intersection of rays is lies in focal plane, and that is the important thing. फोकस एक पॉइंट नहीं है, पूरा प्लेन होता है बेटा, पूरा प्लेन, ये है प्लेन, ठीक है। और इस पर एडवांस घुमा के सवाल पूछ चुका है, बिल्कुल 2-3 बार। याद रखिएगा, ये फोकल प्लेन है, ये एफ है, ये फोकस है, तो अप्रोक्सीमेशन से हम मानते हैं, अच्छा ये पोल से जाने वाली रे अनडिवाइडेड जाएगी या नहीं जाएगी? पोल से जाने वाली, इसी प्लेन में बनेगा, ये पक्की बात है, ये फोकल प्लेन है, बस ये है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेज। दैट्स इट। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं है? और कितना ऊपर नीचे बनेगा बड़े आराम से निकाल सकते हो। ये एंगल थीटा है तो ये वाली डिस्टेंस एफ थीटा, ये वाली डिस्टेंस एफ थीटा। वैसे आप ऑप्टिकल लेंथ बराबर करके भी कर सकते हो, आ जाता है। बहुत मैथ छिड़ जाती है तो हम इसे सिंपल मैनर में बोल देते हैं। पोल से जाने वाली रे अनडिवाइडेड जाएगी, पहले मैंने बता दिया। उसके बाद में याद रखिएगा, पैरेलल रे आई है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फोकल प्लेन में होगा। हाँ, ऐसे आई है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है तो सबसे आसान है, प्रिंसिपल एक्सिस में मिल जाएगा। लेकिन अगर तिरछी आई है तो ऐसे मिलेगा। इसको जेईई यूज कर चुकी है। कहाँ यूज कर चुकी है, कहानी बताऊंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। आप बोलेंगे सर एक ही क्वेश्चन में आप पता नहीं क्या क्या चले जाते हो, कहाँ से शुरू होते हो कहाँ चले जाते हो। ठीक है, अभी ये क्लियर है मेरी बात? हाँ, जनरली जब पढ़ा रहा था तो सारा सिस्टमेटिकली चल रहा था, एक जगह एक बात बताई फिर दूसरी जगह यूज की। ये रहा एफ थीटा। ये अगर आपको दो चीजें क्लियर है तो क्वेश्चन खत्म है। नाउ आई कम टू द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं होमवर्क दे दूंगा, आसान है वैसे, दिखने में आसान लग रहा है, ठीक है। देखो, अब उन्होंने कहा कि लेंस ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, लेंस ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो इमेज का क्या बताइए? डिस्प्लेसमेंट। इमेज का क्या बताइए? नहीं, एम्पलीट्यूड बताइए, ठीक है। इमेज का एम्पलीट्यूड बताइए, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल। पहली चीज, अभी अगर रे, अपन पेज उधार ही ले लें क्या एक? ये कॉन्सेप्ट तो बता दिया, 2 पेज में कॉन्सेप्ट बता दिया। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने कुछ लिखा ही नहीं, तो ऑब्वियसली बात है, नर्सरी, कट्टर नर्सरी की क्लास चल रही है तो नर्सरी के बच्चों को क्यों नोट्स चाहिए? और कट्टर एडवांस वालों को भी नहीं चाहिए, दोनों एक्सट्रीम पे, बीच वालों को चाहिए होता है। जो कट्टर 10th है, कट्टर 11th है, कट्टर 12th है, कट्टर जेईई मेंस है, कट्टर एडवांस और कट्टर नर्सरी, इन दोनों को क्यों चाहिए? वो नर्सरी वाला अपनी नाक पहुंचेगा, उसे नोट चाहिए क्यों लिखे हुए? तो समझ में नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता। और कट्टर एडवांस वाले को मेन कॉन्सेप्ट में समझना है, क्लास देख के समझना है कि क्या है, तो वो वीडियो वापस चला लेगा, क्या बोला सर ने, है ना। बीच वालों को चाहिए होते हैं नोट्स, उन्होंने कहा अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखो सर, कट्टर 10th, कट्टर 9th। आह, क्या था सवाल? तो अगर अगर ये लेंस ऐसे होता, अच्छा मैं एक काम कर रहा हूँ, लेंस की फोटो थोड़ी सिंपल बना लूँ, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन। अच्छा, कन्वर्जिंग लेंस का सिंबल होता है, यहां से रेज आई ऐसे, तो आपको पता है कहाँ मिलेगी? फोकस में। तो ये पहली इमेज है, उन्होंने यही पूछा है, अच्छा इमेज यहाँ है, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि अगर इस लेंस को मैंने टिल्ट किया तो इमेज कितना दूर भागेगी, जहां भी जाएगी, ठीक है। तो मैं लेंस को टिल्ट करने जा, मैंने लेंस को कितना घुमाया?
थीटा घुमा दिया जितना उन्होंने कहा कि भैया हम थीटा घुमाना चाह रहे हैं। हमने कहा घुमा दो भैया, आराम आराम से डायग्राम बनाएंगे। थोड़ा थीटा ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ और भी बहुत कुछ आएगा। थीटा, लेंस ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ऐसे, तो थीटा घुमा दिया मैंने। रे को घुमाया क्या मैंने? नहीं, मैंने रे को नहीं घुमाया। रे तो अभी भी ऐसे ही आ रही है। रे को थोड़ी घुमाया। एक मिनट यार, पता चले मैं सॉल्यूशन पूरा छाप दूं और लास्ट में गलत हो जाए। हाँ, रे नहीं घूमी है। कौन घुमा है? लेंस घुमा है बस, ठीक है। तो थीटा घूम गया। मुझे बताइए फिर सबसे प्यारी रे कौन है? प्रिंसिपल एक्सिस से पास होने वाली, बाकी सब बैंड हो जाएगी। पोल से जाने वाली, सॉरी, पोल से। पोल अभी भी वहीं बैठा है। आप देखिए मेरे हाथ को देखिएगा, ये लेंस है, ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, पोल वहीं है। तो आपका मजा आ गया। अगर मैं सवाल पूछता सिर्फ इमेज कहाँ होगी, चलो मैं तो एक दूसरा सवाल पूछता हूँ, पहले ये करा देता हूँ, बच्चे परेशान हो जाएंगे। इमेज यही बनेगी, ये मेरी गारंटी, ये मेरी गारंटी है। प्रिंसिपल से जाने वाली रे पर मेरे को भरोसा है, अनडिविटेड जाएगी। और एक रे जा जाएगी, उसी पे इमेज बनेगी, इसी पे कहीं ना कहीं इमेज बनेगी, बाकी रे को इसी को काटना पड़ेगा आके कहीं ना कहीं, तो इमेज यहाँ बनेगी, दैट्स ऑल। अब बाकी फिर मैं ये देख रहा हूं कि अगर रे पैरेलल रे है, इसको थोड़ा सा ऐसे सोच के देखना। अब थोड़ा इमेजिन करना। गेम स्टार्ट। लेंस को थोड़ा सीधा कर दूं तो रे थोड़ी टेढ़ी हो गई। भाई मेरे को तो दिख रहा है, कई बच्चों को दिखेगा नहीं, तो मैं उनको दिखाने के लिए थोड़ा सा इस डायग्राम को ऐसे कर रहा हूं। क्या मैं बोर्ड, इस डिजिटल बोर्ड को पकड़ के तिरछा कर दूं? है ना? अलग सर बोलेंगे बेटा बच्चों के पैसे का नुकसान कर रहे हो, उनको बच्चों के पैसे का नुकसान पसंद नहीं है, ठीक है। हाँ, अच्छी सही बात है, बहुत अच्छी बात है। ये मैंने इसको ऐसे घुमाया तो ये रे भी तो ऐसे घूम गई यार, पूरा सिस्टम ऐसे घुमाया ऐसे। तो इसका मैंने क्या बताया था कि जहां भी इसकी एक्सिस होगी, जहां भी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, उससे यहां से कितना आगे जाके मिलेगा, ये मैं आपको डायग्रामेटिकली बता रहा हूँ। एफ थीटा आगे जाके मिलेगा और ये वाली डिस्टेंस एफ है, इसको मुझे यहाँ ड्रॉ करना है। इसको पहले मैंने घुमा के दिखा दिया, लेंस को सीधा कर दिया, और आप चाहें तो मैं यहीं से बता देता हूं ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी इसके अलोंग वाली। अच्छा, इमेज यहां बन रही है, ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी? एफ है, ये है बेस, मुझे हाइपोटेनस निकालनी, तो एफ सेक थीटा। अच्छा, बच्चे बोलेंगे एफ कॉस थीटा। अबे डिस्टेंस के एरिया, डिस्टेंस के कभी कंपोनेंट नहीं होते। बच्चे कहते हैं सर डिस्टेंस के कंपोनेंट कर दो एफ का। बहुत बढ़िया, ये 2 है, इसका कंपोनेंट 2 कॉस थीटा, हाइपोटेनियस बेस से छोटी हो गई। डिस्टेंस के कभी जिंदगी में कंपोनेंट मत करना, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, तो बेस बाय हाइपोटेनियस बराबर कॉस थीटा, तो एफ सेक थीटा आएगा। अरे एफ से बड़ा आएगा, हाइपोटेनियस है यार, कॉस थीटा एक से छोटा होता है। तो मतलब ये वाली दूरी पोल से लगाकर आई तक की दूरी कितनी है मुझे बताएंगे? एफ सेक थीटा। और ये कितनी है मुझे बताओगे? एफ। सवाल खत्म। तो इमेज आई से लगाकर I2 तक गई है, I1 से I2 तक, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम है। अच्छा, इधर भी जाएगी? अरे लेंस सिर्फ ऐसे थोड़ी घूमेगा, ऐसे भी घूमेगा, तो इधर भी आएगी, दोनों तरफ खेलने वाला है ये। अरे हाँ के ना? और मेरे हिसाब से उस केस में भी एफ सेक थीटा ही जाएगी, उस केस में भी एफ सेक थीटा ही जाने वाली है यार, उस केस में भी एफ सेक थीटा ही जाने वाली है। तो मेरी बात क्लियर है? क्यों भाई, उसमें भी तो वही आने वाला है पक्का। कितना आएगा? अरे लेंस को ऐसे करूँ, ऐसे करूँ या ऐसे करूँ, इसमें भी तो यही डायग्राम बनेगा, ऐसे बन जाएगा एफ सेक थीटा। तो एफ सेक थीटा जा रही है, ये एफ है, तो एफ और एफ सेक थीटा के बीच में इमेज ऑसिलेट करेगी। बहुत बढ़िया, ये इक्विलिब्रियम नहीं है, ये इक्वेशन है एफ और एफ सेक थीटा। तो मतलब अच्छा, ये दोनों बार इमेज एक ही तरफ भागने वाली है। वापस कंफर्म कर लेता हूँ, ऐसे जगह, फिर जब मैं इसको ऐसे टिल्ट करूंगा तो इमेज इधर भागना स्टार्ट करेगी, फिर मैं वापस ऐसे लाऊंगा तो इमेज यहाँ आ जाएगी, फिर मैं ऐसे करूंगा तो अरे बहुत बढ़िया, तो और भी चीजें बन सकती है इसमें। चलो अभी ठीक है, मुझे बताओ दोनों में दूरी कितनी आएगी? एफ सेक थीटा माइनस एफ, एफ सेक थीटा माइनस एफ, और मुझे थीटा बहुत छोटा लिखना है, तो कॉस थीटा वॉस थीटा वाला अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं। तो एफ 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1, 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1, एल्शियम कैल्शियम पोटेशियम ले ले, बाई कॉस थीटा, सही है। इसको लिखो एफ, ऊपर वाला बंदा, अच्छा कॉस थीटा को मैं 1 लिख दूंगा तो फिर 0 आ जाएगा बेटा। बच्चे कहेंगे सर कॉस थीटा 1 होता है अप्रोक्सीमेशन, अरे 0 से जस्ट बड़ा नंबर लाओ यार,
2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा, और इस cos थीटा को अब मैं बिंदास लिख दूंगा, मेरे को 0 से बड़ा नंबर चाहिए होता है। अब ये आ जाएगा f, अब अप्रोक्सीमेशन लिख रहा हूँ 2f, यहाँ आ जाएगा थीटा स्क्वायर बाई 4 और नीचे वाले को 1 कर दूंगा, ये आ गया f थीटा स्क्वायर बाई 2, डन। लेकिन यहाँ भ्रमित मत होना, क्वेश्चन में अभी लास्ट मोमेंट तक भी गलत करवाने का स्कोप है। ध्यान रखिएगा, ये एक्सट्रीम है दोनों, ये I1 I2 एक्सट्रीम है, इनके बीच ही ऑसिलेट होने वाला है। मैं तो पता है इनकी टाइम पीरियड भी पूछ सकता हूँ, टाइम पीरियड आधा हो जाएगा, क्योंकि ये जब पूरा एक एसएम करेगा इतने में 2 राउंड काट गया, ये I1 या I2, ठीक है, ये ऐसे ऑसिलेट करने वाला है। क्यों, वापस बताता हूँ। जब ये ऐसे होगा तो इमेज I1 पे है, जब ऐसे होगा तो I2 पे है, फिर ये जब ऐसे होगा तो वापस I1 पे, और जब ऐसे होगा तो इधर नहीं आएगी अब इमेज। उसने कहा मैं उधर ही जाऊंगी। जब इसने एक साइकिल कंप्लीट की, समझने वाले समझ गए, ये तो मेरे को अभी दिखा, वो बहुत बढ़िया एकदम। मैं तो सिर्फ ये समझाने आया था, पोल वोल वाली बात है, इसमें तो एक और बढ़िया चीज निकल गई। ये रहा, इमेजिन कर पा रहे हो, यहाँ रहा, कट्टर नर्सरी वालों, समझ में आ रहा है? पक्का? टक टक टक, इधर नहीं आई, उधर ही गई। अबे समझा रहा हूं, टक 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 टक। इसने एक साइकिल कंप्लीट की, इसने 2 कर दी, I1 I2 के बीच में घूम रहा है, तो इसका टाइम पीरियड अगर 2 सेकंड है तो इसने 2 सेकंड में 2 राउंड काट लिए, 1 सेकंड ही है, इसकी फ्रीक्वेंसी डबल है। खुद बढ़िया, जो नहीं पूछा उस पर भी बात हो गई। टाइम पीरियड आधा, फ्रीक्वेंसी डबल, एम्पलीट्यूड कितना? तो ये वाली जो दूरी आई वो मेरी कितनी आई है मुझे बताएंगे। ये वाली मेरी दूरी निकल के आई f थीटा स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 है भैया, 2 है, ये a नहीं है। मैं भी इसे a चिपकाने वाला था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ देखो, शांति से सोचते हैं बेहतर होता है। मैं भी देखो, मैंने भी जल्दबाजी में बहुत गलतियां की, बहुत की है, और कैलकुलेशन कॉन्सेप्चुअल तो नहीं की है, कॉन्सेप्चुअल तो मैं थोड़ा कूल एंड काम होके खेलता हूँ, लेकिन कैलकुलेशन तो बहुत ही। आप बोलेंगे सर आपका मास, तो यार है जो वीकनेस है मेरी, क्या करूं, और कई बार मैं ऐसी गलतियां भी कर जाता हूँ जल्दबाजी में, लेकिन अब तो मैं, ऑब्वियसली बात है, एक पैटर्न बन चुका है। तो यहाँ मैंने सोचा कि यार इधर जाएगा नहीं जाएगा, यहाँ से यहाँ सीधा एम्पलीट्यूड बोल देता था, रायता फैल जाता। समझ में आया मेरी बात? समझ में, वापस समझा देता हूँ। ये यहाँ है, यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, इस वाले में यहाँ है, और यहाँ, तो ये 2 है। तो एफ थीटा स्क्वायर बाई 4 इज द आंसर। ठीक है, लेट्स कम टू द पॉइंट, दैट्स द आंसर, दैट इज वेरी गुड थिंग। और ये तो जे एडवांस लाइक क्वेश्चन है, एफ थीटा स्क्वायर बाई 2 दिया है, मतलब आपने सांप सीढ़ी खेली है। जे एडवांस का पेपर है सांप सीढ़ी टाइप, आप बहुत आगे तक भी पहुंच जाते हैं तो जे एडवांस कुछ ना कुछ सांप छोड़ के रखती है ताकि आपको नीचे ले आए। उसमें एक 99 वाला सांप होता है, 99 वाला। ये मेरा क्लास में फेमस डायलॉग है कि जे एडवांस में कई बार परफेक्शन लाना पड़ता है, इजी क्वेश्चंस में नहीं। जैसे ही मॉडरेट चालू होता है, वो सिलेक्शन के लिए नहीं रोकते आपको, जैसे ही आप सिलेक्शन के बाद रैंक इंप्रूव करने के लिए जाएंगे और टॉपर्स में जाएंगे, तब वो 99 वाला सांप छोड़ के रखते हैं। 1% भी गलती आपको सीधे नेगेटिव नंबर पे ले आती है। 99 का सांप तो देखा होगा, सांप सीढ़ी, मैंने तो जो सांप सीढ़ी देखी है उसमें 99 पे एक सांप होता है। मैं 98 पहुंच गया, मतलब 98% सही हूँ। अब 1% और सही हूँ, मतलब 1% गलत हूँ, वो 99 वाला सांप मेरे को नीचे ले आएगा, नेगेटिव नंबर आते। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जेईई के मॉडरेट और अच्छे क्वेश्चंस में 99% में भी आपको नेगेटिव मिलता है। कई बार पेरेंट्स आपको सुनाते हैं, जबकि आपने बहुत मेहनत की है। बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी पेरेंट्स उन पे गुस्सा होते हैं, तेरे एडवांस में नंबर नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। तो कई बार बच्चे होपलेस हो जाते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ नहीं यार, तो मैं पेरेंट्स को भी समझाता हूँ कि यार बच्चे को 70% आता है, 80% आता है, लेकिन वो बोर्ड्स में 70% आता था, 70% दिखता था, 80% आता था, 80% दिखता था। ये ये जे एडवांस है, या 80% पे भी बच्चे को -2 मिल रहे हैं। बोर्ड में 70-80% पे 70-80% मिलते थे, जे एडवांस में 70-80% सही होने पे भी -2 मिलते हैं, 99% सही होने पे भी -2 मिलते हैं कई बार, और कभी-कभी तो -10% सही होने पे +4 मिल जाता है। बच्चे तुक्के मार देते हैं, मेरे को आके बताता है कि सर मैंने तो ये सोचा था। मैंने कहा अबे नालायक, इसमें ये कॉन्सेप्ट लग रहा है। सर मेरा आंसर आ गया, पता है, एरर प्लस एरर कई बार हो जाता है। ये लक तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लेके जाओ, बेस्ट ऑफ लक इसी को बोलते हैं, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।
कि भैया कई बार एक गलती करो, एक और गलती करो, पता चला भैया सही आंसर आ गया, जो क्वेश्चन पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, आप साइड में बैठ के सोच रहे हो मैंने तो इसका एक लाइन में आंसर निकाल दिया था और मेरा सही भी है। तो ऐसा भी होता है एडवांस में। लेकिन कई बार क्या होता है कि यार, तो इसलिए क्या होता है, पेरेंट्स कई बार गुस्सा होते हैं, तो मैं उन्हें बहुत समझाता हूँ या बच्चों को भी समझाता हूँ, नेवर डिसअपॉइंट। हाँ, अपनी एरर्स को रिमूव करो। इसलिए मैंने कहा ना, मेरे पास 1.5 घंटे का लेक्चर था, तो मैंने 8 क्वेश्चन लेने के बजाय 2 क्वेश्चन, क्योंकि 8 क्वेश्चन मुझे पता है 70-80% सीख जाओगे, कुछ नहीं हो रहा एडवांस में। वो 30% ईजी पार्ट हटा दो, तो मॉडरेट टफ जहां आपकी रैंक बढ़ने वाली है सिलेक्शन के बाद से, कट ऑफ के बाद से, उसमें आपको परफेक्शन लाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट में लाना ही पड़ेगा, वरना गड़बड़ हो जाए। समझ रहे हैं मेरी बात? तो दैट्स वाई मैंने 2 या 3 कॉन्सेप्ट ही लिए, लेकिन उन्होंने अच्छे से समझाया। आई थिंक मेरा पर्पस, देखो जब मुझे काम दिया जाता है तो मैं बहुत सोचता हूँ कि इस काम को कैसे किया जाए ताकि बच्चे को बेस्ट मिले। काम करने के लिए मैं काम नहीं करता, उससे अच्छा तो मैं संन्यास ले लूं। ठीक है, मेरी बात समझ आई? भले ही 2 करेंगे, 3 करेंगे, ढंग से करेंगे। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये है 99 वाला सांप, मैं हूं 99 वाला सांप जो काटूंगा लास्ट में बहुत अच्छे बच्चे का। और सोचिए, एक बच्चा था जिसको आता ही नहीं था, उसने छोड़ दिया, वो 0 पे है, और एक अच्छा बच्चा जिसको आता था उसके -2 आ रहे हैं, तो बेचारा वो नालायक बच्चे से 2 नंबर पीछे हो गया। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये है एडवांस की क्रूरता जो आपको डिफाइन करनी है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्वेश्चन पे सर्टेनिटी हो तब छेड़ो, इसीलिए इजी पहले पिक करो। जेई को, जेई एडवांस से लड़ने के लिए बहुत अच्छा टेम्परामेंट लेके जाना, और अभी भी आपके टेस्ट पेपर चल रहे होंगे ना, उनमें भी अच्छा टेम्परामेंट लेके जाना। कई बार आप 99% सही हो और आपके मार्क्स बहुत डाउन है, तो आप कॉन्सेप्ट को, इसीलिए मैं कहता हूँ सेलेक्टिव चैप्टर्स करो। बेसिक, आज जैसे मैंने बेसिक ही तो उठाया ऑप्टिक्स के, बहुत बेसिक बेसिक 3-4 क्वेश्चन ही किए, लेकिन मैं पूरी चीर फाड़ की। और यही चीज मेरा तरीका होता है, मैं ऐसे ही बात करता हूँ भैया, जितना पढ़ोगे बहुत बेसिक से पढ़ो, नंबर ऑफ क्वेश्चन डजंट मैटर, इट मैटर्स इन डिफरेंट एग्जाम्स, स्पीड मैटर्स इन डिफरेंट एग्जाम। यहाँ आपका परफेक्शन बहुत जरूरी है। भले ही आप 10 प्लेन बना रहे हो, उसमें से 10 के 10 गिर गए, सारे यात्री मर गए, एक बनाओ जो भैया 10 साल चले, 20 साल चले, लोगों को बैठाएं सेफली उसमें। हमें वो इंजीनियर चाहिए, है ना? चला तो चांद तक, नहीं तो रात तक। ठीक है, ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि भैया ठीक है, तो ये इंजीनियरिंग नहीं है यार, आप खुद परेशान हो जाओगे उससे। चलिए, तो टाटा बाय बाय। एक क्वेश्चन अगर आपका मन है तो ये देता हूँ, अब ले तो आया ही हूँ, मेरे को तो उम्मीद थी यहाँ तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन ठीक है, ये रहा, ये क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, बहुत लल्लू सवाल है। अच्छा, याद रखिएगा, इसमें एक एक्सेप्शन है, कॉर्नर पे रिफ्लेक्शन मत मानिएगा। ये एक हेक्सागन घूम रहा है, तो हेक्सागन घूम रहा है तो उस वॉल पे कहाँ कहाँ तक लाइट जाएगी, कॉर्नर पे जैसे ही टकराएगी, दुनिया में कोई बता ही नहीं सकता कि कॉर्नर पे ग्रुप डिफाइन ही नहीं होता। तो इसमें शायद मैंने एजम्पशन लिखवाना था, वो लिखवाया नहीं। मैं बोल देता हूँ, इग्नोर कॉर्नर्स लाइट इंसिडेंट, क्योंकि कॉर्नर पे जब लाइट आएगी स्लोप ही डिफाइन नहीं है, तो दुनिया की कोई ताकत ना बता पाएगी कि लाइट कहाँ गई। कहीं भी जा सकते हैं भैया, भगवान की मर्जी है। तो कॉर्नर्स को छोड़ के बाकी जगह एनालाइज कीजिएगा कि वॉल में कहाँ तक ये चीज़ होगी। आप उसका फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, अगर इसकी घूमने की फ्रीक्वेंसी एफ दे रखी हो अपने मन से, मान लीजिएगा, तो वो भी सोच सकते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, बढ़िया। क्योंकि मैं अगेन, मेरे को लगता है कि इस डेडलाइन पे मैं क्वेश्चन एंड कर देता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन लूंगा फिर 20-30 मिनट जाएंगे। ये क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट कवर नहीं है, प्योर सिंपल प्लेन मिरर क्वेश्चन है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट। ये मॉडरेट लेवल है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल मैथमेटिकली कीजिए। आप बोलेंगे सर इसमें भी कुछ तो लोचा है, आंसर आ गया, कुछ तो लोचा है दया, कुछ तो लोचा। कोई लोचा नहीं है बेटा, आसान है, इसलिए होमवर्क दे रहा हूँ। कुछ होता तो फिर मैं पूरा एक्सप्लेन करता। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे।